ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन, अगर वी कोई वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड है, ठीक है, एक वेक्टर उठाते हैं इससे, वी एफ से, उसको नाम दे देते हैं, क्या नाम दे, यू। ठीक है, एक वेक्टर ले लिया इससे, यू बिलोंग्स टू वी। इस यू को, इस u1 u2 un का लीनियर कॉम्बिनेशन कब कहा जाएगा, u1 u2 un, कुछ नंबर ऑफ वेक्टर्स होंगे, चाहे वो एक हो चाहे कितने भी हो सकते हैं, एक से कई ज्यादा भी हो सकते हैं। इस u को u1 u2 un का लीनियर कॉम्बिनेशन कब कहा जाएगा, अगर u को इस तरीके से लिखा जा सके, c1 u1 प्लस c2 u2 प्लस अप टू सो ऑन cn un। अब u1 u2 un क्या है, ये भी वीएफ से आ रहे हैं, ठीक है, ये सारे वेक्टर्स वीएफ के ही है, मतलब वेक्टर स्पेस से ही आ रहे हैं। अगर हम यू को ऐसे रिप्रेजेंट करने में कामयाब हो जाते हैं, जहाँ पे c1 c2 cn क्या है, फील्ड के एलिमेंट्स हैं, फील्ड के स्केलर्स हैं यानी कि, और u1 u2 un कहाँ से आ रहे हैं, v से आ रहे हैं, तो u इज सेट टू बी ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ these vectors u1 u2 un। ठीक है, अब देखो इसको एग्जांपल से समझते हैं। इसको एक सेट की फॉर्म में भी बोला जा सकता है। लेट v be a vector space as be a non-empty subset, a vector v is said to be a linear combination of the vector space as if there exists some finite number of elements in S such that this is। मतलब कहने का कि इसको दूसरे तरीके से ऐसे समझा जा सकता है, ये जो u1 u2 un हमने लिए, u1 u2 un, इनका एक सेट बना लो और ये किसी s का सबसेट बन जाए। मतलब ये जो u1 u2 un जो भी n वेक्टर्स आ रहे थे, ये कहाँ से आ जाए, s से आ जाए, और s क्या है, s इज अ सबसेट ऑफ v। ठीक है, तो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं, u is a linear combination of the vectors of the set S। u is a linear combination of vectors of set S। ठीक है, अब वो बस हमने ये बोल दिया कि वो किसी सेट से आ रहे हैं वो वेक्टर्स, ऊपर हमने बोला था कि ये वेक्टर्स जो हैं VF से आ रहे हैं। ठीक है, किसी भी तरीके से बोला जा सकता है। मेन बात क्या है यहाँ पे कि u को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सके, c1 u1 प्लस c2 u2 प्लस cn un। ठीक है, तो ये होता है लीनियर कॉम्बिनेशन। एग्जांपल से समझते हैं इसका मतलब क्या है। मान लेते हैं हमारे पास सब स्पेस है R2 ओवर R, मतलब ये वेक्टर स्पेस गिवन है, हम जानते हैं वेक्टर स्पेस होता है। इसके रिप्रेजेंटेशन हम किस तरीके से लिख सकते हैं, अल्फा बीटा सच दैट अल्फा और बीटा कहाँ से बिलोंग करें, R से। ठीक है, अब ये कहा जा रहा है कि ये सब स्पेस है, मतलब इसमें से हमने कोई सेट S लिया, जो ऊपर हमने S सेट लिया था वो किस तरीके से लिया, उसके अंदर दो वेक्टर लिए v1 और v2। कैसे दिखते हैं वो v1 और v2, v1 कुछ इस तरीके का है और v2 कुछ इस तरीके का है। ठीक है, देन कोई भी जनरल सा वेक्टर लेते हैं इससे, वेक्टर स्पेस से, v इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा। कोई भी आर्बिट्रेरी वेक्टर होगा, ये किससे बिलोंग करता होगा, आर स्क्वायर के अंदर से होगा ये। इस v को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है इन दोनों को। कैसे लिखा जा सकता है, अल्फा बीटा को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अल्फा टाइम्स ऑफ 1 0 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ 0 1। ठीक है, ये किया जा सकता है। तो इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा कि v इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S। जिसने लीनियर बेसिस डायमेंशन वगैरह पढ़ा होगा, बेसिस के बारे में पढ़ा होगा, वो समझ भी गया होगा ये क्या है। नहीं तो अभी हम इसको आगे पढ़ेंगे बेसिस वाली क्लास में कि ये इनमें खास क्या था। ठीक है, नहीं तो कोई भी आप कोई भी जनरल से वेक्टर लो, उनको किसी न किसी
मतलब उनकी हेल्प से कोई ना कोई लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाएगा और वो लीनियर कॉम्बिनेशन किसी न किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे अल्फा की वैल्यूज आप डालते जाओ, देखो क्या होगा। 2 3 को अगर मुझे लिखना है, 2 3 को रिप्रेजेंट करना है लीनियर कॉम्बिनेशन में, दिखाना है कि 2 3 इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 1001, तो क्या करना पड़ेगा, इस अल्फा की वैल्यू, ये जो स्केलर अल्फा और बीटा लिए थे, यहाँ पे क्या थे, अल्फा और बीटा फील्ड के एलिमेंट थे, फील्ड क्या थी, आर। तो अल्फा को हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, एक मिनट, अल्फा को मैम 2 हमें लेना पड़ेगा। यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा और बीटा को हमें क्या लेना पड़ेगा, 3। ठीक है, ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। ठीक है, तो इस तरीके से बोला जा सकता है कि V इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ S। यहाँ पे आप कोई भी रियल नंबर्स लेते, 2.1 लेते, -1.3 लेते, तो आप क्या करते, अल्फा को चूज कर लेते 2.1 टाइम्स 10 और बीटा को चूज कर लेते -1.3, क्योंकि फील्ड क्या है हमारी, रियल नंबर्स है, फील्ड क्या है, R। तो कोई भी रियल नंबर चूज किया जा सकता है, ये भी फील्ड से आ रहा है और ये भी फील्ड से आ रहा है, तो इसी तरीके से चूज करके आप कोई भी एलिमेंट को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते थे। यहाँ पे आपका 2.1 और -1.3 ये वेक्टर बन जाता, और ये किससे बिलोंग करता है, आर स्क्वायर से। ठीक है, तो ये हो गई लीनियर कॉम्बिनेशन की बात। अब क्या जीरो वेक्टर को हम किसी वेक्टर की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, मतलब अगर मैं आपको कोई भी सेट दे दूं आर्बिट्रेरी, जीरो वेक्टर कहीं से भी हो सकता है, जीरो वेक्टर 1 डायमेंशनल होगा तो इस तरीके का दिखेगा, जीरो वेक्टर 2 डायमेंशनल होगा तो किस तरीके का दिखेगा, 0,0 करके, जीरो वेक्टर 3 डायमेंशनल होगा तो किस तरीके का दिखेगा, 0 0 0, और 4 डायमेंशनल होगा तो किस तरीके का दिखेगा, 0 0 0 0। जीरो वेक्टर ही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू जो भी डायमेंशन में हम उसको ले रहे हैं उसके हिसाब से वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो क्या, मेरा सवाल आप लोगों से ये है, जीरो वेक्टर को किसी सेट की रिप्रेजेंटेशन में लिखा जा सकता है, किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ वेक्टर्स दे दिए, मान लो आपको दे दिया S, V1 V2 Vn, ठीक है, इज जीरो वेक्टर कैन बी written as a linear combination of vectors of S। मतलब इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में क्या लिखा जा सकता है जीरो वेक्टर को, हाँ मैम। कैसे लिखा जा सकता है, हाँ मैम, लिखा जा सकते हैं। कैसे लिखेंगे, मैम स्केलर, सब स्केलर को हम 0 ले सकते हैं, तो हाँ मैम बिल्कुल ले सकते हैं। 0 तो 0 सारे 0 ही स्केलर्स रहेगा। अगर हम 0 ले लें तो देखो क्या होगा, हमें यहाँ पे स्केलर्स की चॉइस देखनी है। ठीक है, आपको कुछ सेट ऑफ वेक्टर्स दे दिए, ठीक है, और एक वेक्टर दे दिया जिसको आपको रिप्रेजेंट करना है लीनियर कॉम्बिनेशन में, ठीक है, गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स के। तो आपको स्केलर्स फिर चूज करने पड़ेंगे कि स्केलर किस तरह से होंगे। हमने यहाँ पे क्या किया, जीरो वेक्टर को रिप्रेजेंट करना था, सारे स्केलर्स जो हैं हमने 0 ले लिए। ठीक है, तो स्केलर, अब ध्यान से देखना है यहाँ पे, स्केलर इंटू वेक्टर क्या होता है, वेक्टर, स्केलर इंटू वेक्टर, वेक्टर। अब ये सारे इंडिविजुअली क्या बन रहे हैं, वेक्टर 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 वेक्टर, और इन n वेक्टर्स का सम हो रहा है। ठीक है, तो n वेक्टर्स का सम क्या आएगा, सम ऑफ 2 वेक्टर्स इज ऑल्सो अ वेक्टर, सो विच इज अगेन अ जीरो वेक्टर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि जीरो स्केलर बनेगा या जीरो वेक्टर बनेगा। ऑब्वियसली ये वेक्टर बनेगा, क्योंकि पहले तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन हो रही है, उसकी हेल्प से 0 × V1 एक वेक्टर बना, 0 × V2 भी एक वेक्टर बना, इसी तरीके से सारे वेक्टर्स बने, और वेक्टर एडिशन इन टर्न क्या होती है, एक वेक्टर ही देती है, तो इस वजह से जीरो वेक्टर बन गया। तो आपको जब भी लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है जीरो का, आपको कुछ सोचना नहीं है, डायरेक्ट ऐसे कर लो। ठीक है, क्या करना है, सारे कोफिशिएंट्स को 0 ले लो। ठीक है, मतलब क्या था, डेफिनेशन पे ऊपर आओ, आप समझो ध्यान से, डेफिनेशन क्या कह रही थी, कहाँ गई ये,
हम्म। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लो। U इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स ऑफ S। अगर U को रिप्रेजेंट किया जा सके ऐसे, इफ U कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अल्फा 1 U1, जो भी हम यहाँ पे स्केलर्स ले रहे थे, अल्फा 2 U2 प्लस अप टू सो ऑन अल्फा एन UN। तो ऐसे स्केलर्स एग्जिस्ट करने चाहिए। देयर एग्जिस्ट अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू सो ऑन अल्फा n सच दैट ये कंडीशन होल्ड हो। ठीक है, आपके पास गिवन क्या क्या होगा, U1 U2 UN सेट ऑफ वेक्टर्स गिवन होंगे। ठीक है, और आपको इससे पूछा जाएगा कि क्या ये वेक्टर इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, V U1 U2 UN के। तो ये बिल्कुल लिखा जा सकता है अगर आपको स्केलर्स मिल जाए, यानी देयर एग्जिस्ट सम C1 C2 Cn सच दैट C1 U1 प्लस C2 U2 प्लस अप टू Cn UN, इस तरीके से V को रिप्रेजेंट किया जा सके। ठीक है, स्केलर्स की एग्जिस्टेंस चाहिए होती है हमें, एक से ज्यादा भी एग्जिस्ट कर सकते हैं और यूनिक भी हो सकते हैं कि मतलब C1 C2 Cn की यूनिक वैल्यू आ जाए। तो जीरो के लिए हमेशा ये पॉसिबिलिटी होगी, 0 0 0 ले लो सारों को, बात खत्म। ठीक है, अब इनमें से अगर कोई V1 V2 Vn कोई जीरो होता, मान लो 2 डायमेंशनल में देखते हैं, अगर एक वेक्टर गिवन होता 0 इस तरीके से, दूसरा वेक्टर गिवन होता 1 2, अब 0 वेक्टर को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना होता है। इसको V1 बोल दो, इसको V2 बोल दो। तो 0 वेक्टर को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में कैसे लिखा जा सकता था, C1 टाइम्स ऑफ V1 प्लस C2 टाइम्स ऑफ V2। ठीक है, अब V1 क्योंकि 0 वेक्टर है, इस C1 स्केलर की वैल्यू कुछ भी हो सकती थी। C1 C2 यहाँ पे क्या है, स्केलर्स हैं, फील्ड से आ रहे हैं। ठीक है, अब क्योंकि V1 0 वेक्टर था, तो इस केस में आप क्या ले सकते थे, एग्जिस्टेंस की बात थी, आप अपनी मर्जी से चूज भी कर सकते हो। ठीक है, एग्जिस्ट करा के लाने, बस आपका इतना काम है कि कोई ना कोई एग्जिस्ट करने चाहिए, आपकी मर्जी है जो मर्जी एग्जिस्ट करा लो। तो अगर मैं यहाँ 5 भी ले लेती C1 को तो भी काम चल जाता। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आपके पास और कोई चॉइस नहीं है, V2 के साथ जो कॉफिशिएंट पड़ा है C2, इसको आप 0 ही लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो 1 2 करके कुछ बन रहा है ना, क्योंकि वो नॉन जीरो है तो आपको स्केलर यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा। तो आप इस तरीके से कुछ ले लेते, तो फाइनली क्या आंसर आ जाता, 0 प्लस 0, तो ये फाइनली 0 वेक्टर बन जाता। तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि गिवन वेक्टर्स कैसे हैं, तो उस हिसाब से आप स्केलर ले सकते हैं। लेकिन वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है, ये सारे कुछ नॉन जीरो पड़े हैं, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, सारे स्केलर्स को 0 ले सकते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि हम सारे स्केलर्स को एक टाइम पे 0 नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं। तो 0 वेक्टर को सभी वेक्टर्स, कोई भी दुनिया के वेक्टर्स आ जाए, उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में हम हमेशा रिप्रेजेंट कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास स्केलर्स है। 0 हमेशा फील्ड का एलिमेंट होता है, तो 0 हमेशा हम कोफिशिएंट्स के रूप में यहाँ ले सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं। किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ। अच्छा, थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं एक बार कल वाला, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन से सबस्पेस होंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सबस्पेस ऑफ R ओवर Q। ठीक है, R ओवर Q मतलब R ओवर Q वेक्टर स्पेस फॉर्म कर रहा है, Q फील्ड है यहाँ पे, R सेट ऑफ वेक्टर्स है। तो इसमें से कौन सा सबस्पेस ओवर Q है, ऑप्शंस दे रही हूँ, बताना कौन से सही है। चैट में लिख देना। मैम इसको क्या करना है? इसमें आपसे ये पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन से ऑप्शंस ऐसे हैं, गिवन नीचे जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं,
आर ओवर क्यू के सब स्पेस कौन सा फॉर्म कर रहा है, ये वाले वेक्टर स्पेस का, इसको आप ऐसे भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसका सब स्पेस बताना है कौन सा है नीचे से। ठीक है, बताओ, लिख के बताना आंसर। हो रहा है। हाँ मैम, हो रहा है मैम, रुक जाइए थोड़ा। ठीक है। फील्ड पे खास ध्यान देना है आपको। अच्छा, क्यू रूट टू देखो, क्यू रूट टू के बारे में जानते हो? क्यू रूट टू मतलब मैम रूट टू के साथ हर कोई रेशनल नंबर का। इस तरीके की रिप्रेजेंटेशन होती है, देखो, ए प्लस बी रूट टू टाइप की, वेयर ए एंड बी आर रैशनल नंबर्स। ठीक है, इसको एक बार चेक करना कि ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है कि नहीं, क्यू रूट टू ओवर क्यू। ठीक है, ये आज जाके चेक करना। सब स्पेस और वेक्टर स्पेस का फील्ड तो सेम ही होना है ना। हाँ, इसी बात पे तो ध्यान देना है। फील्ड तो चेंज नहीं होता, सब स्पेस और वेक्टर स्पेस का फील्ड सेम होता है। अब फील्ड किसी में अलग दी हुई है तो उस पर ध्यान दो। वन वन के अलावा और कुछ नहीं बनेगा। वन बन रहा है, ठीक है, ये तो खुद ही वेक्टर स्पेस ही बन रहा है तो ये बन जाएगा। सेकंड में फील्ड गड़बड़ दे रखी है, ठीक है, फील्ड चेंज कर दी है तो ये नहीं बनेगा। सब स्पेस नहीं बनेगा इसका, ठीक है, लेकिन वेक्टर स्पेस बनेगा।
हाँ मैम, वो तो चेक करना पड़ेगा। हाँ चेक करना इसको, होमवर्क है आपका, ये वेक्टर स्पेस बनेगा कि नहीं। ठीक है, तो इसके लिए तो आंसर काट रही हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ये गलत है। फिर पूछा है सी ओवर क्यू रूट टू, इसको भी चेक करना है वेक्टर स्पेस बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, इसके ठीक है अकॉर्डिंग नहीं मैम, बनेगा ये क्योंकि भी फील्ड कटेगा। अलग है। फील्ड अलग है इसलिए इसके अकॉर्डिंग नहीं बनेगा। फोर्थ वेक्टर स्पेस बनेगा इन जनरल। मैम फोर्थ में तो मैम जेड जो है, जेड तो एक फील्ड नहीं है, हम्म, तो मैम वेक्टर स्पेस कैसे बनेगा? तो वेक्टर स्पेस तो बनेगा ही नहीं बिल्कुल, तो ये वेक्टर स्पेस ही नहीं है। ठीक है, तो इस पे डबल क्रॉस मार देते हैं, नॉट अ वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस होने के लिए जो ब्रैकेट में पड़ी होती है फील्ड होनी चाहिए, पर z इज नॉट अ फील्ड क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉब्लम आती है। फील्ड के पास हर एक एलिमेंट के पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, पर z में वन को छोड़ के किसी भी एलिमेंट का मैम एक से मल्टीप्लिकेटिव जीरो इनवर्स नहीं। एलिमेंट, हम्म, हर नॉन जीरो मैम एक एलिमेंट, से जीरो एलिमेंट। एक्सेप्ट जीरो एलिमेंट, हर नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होना चाहिए। ठीक है, फिफ्थ, वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा कि नहीं, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग तो आएगा नहीं, क्योंकि फील्ड अलग कर दी इन्होंने, नहीं आएगा ये। वेक्टर मैम स्पेस नहीं ऑफ, बनेगा। वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि पहले आप ध्यान दो कि Q इज कंटेन्ड इन Q रूट टू। ठीक है, और प्रॉपरली कंटेन्ड होता है तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ इसको, Q इज प्रॉपरली कंटेन्ड इन Q रूट टू। आप चेक कर सकते हो। B को जब आप जीरो पुट करोगे इसकी डेफिनेशन में, Q रूट टू की डेफिनेशन में, तब आपको क्या मिलेगा, Q रूट टू इज इक्वल टू Q मिल जाएगा। मतलब Q इसके अंदर पूरा ही कंटेन्ड हो रहा है। आप B को एक बार जीरो डाल दो तो Q पूरा आ रहा है, मतलब A बन जाएगा ना, इस A सच दैट A बिलोंग्स टू Q। तो ये क्या बन जाएगा, Q ही बन जाएगा उस केस में। तो मतलब ये तो Q को अपने अंदर कंटेन कर रहा है प्रॉपरली, बड़ा सेट है ये Q से, सुपर सेट है उसका। तो सुपर सेट अगर फील्ड में डालेंगे तो गड़बड़ तो होगी ही होगी, क्योंकि जब आप स्केलर मल्टीप्लीकेशन करेंगे, रूट टू एक स्केलर लिया और Q से एक वेक्टर उठाया, मतलब P बाई क्यू टाइप का एक वेक्टर लिया, जब इनकी स्केलर मल्टीप्लीकेशन की रूट टू P बाई क्यू। अब इसके एक साथ प्रॉब्लम क्या आती है, स्केलर वेक्टर मल्टीप्लीकेशन सी वाला में नहीं बिलोंग नहीं आएगा। करता। हाँ बिल्कुल, ये Q से बिलोंग नहीं करता। वेक्टर बनना चाहिए था, ये हमारा Q के अंदर वेक्टर बनना चाहिए था, पर ये नहीं बन पाया। तो इस वजह से जब आप फील्ड को बड़ा ले लेते हैं सेट से, तो कभी भी ये वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करता, तो इस पे डबल क्रॉस लगा सकते हैं। सिक्स्थ ऑप्शन और सेवेंथ ऑप्शन बताओ। मैम दोनों ही नहीं बनेगा, मतलब दोनों, सबस्पेस नहीं बनेगा उसका। अच्छा सिक्स्थ वेक्टर स्पेस बनेगा, सब स्पेस तो नहीं बनेगा, चलो ठीक है। नो मैम, वेक्टर स्पेस भी नहीं वेक्टर बनेगा। स्पेस भी तो नहीं बनेगा मैम, क्योंकि अगर यहाँ पे फील्ड सी सेम फील्ड प्रॉब्लम। बड़ी कॉम्प्लेक्स है। होता। हाँ फील्ड उसका सुपर सेट है। ठीक है, प्रॉपरली कंटेन्ड हो रहा है अपनी फील्ड में, तो बिल्कुल नहीं बनेगा ये, वेक्टर स्पेस भी नहीं बनेगा। सेवंथ क्या है, रैशनल वेक्टर नंबर्स की स्पेस, फील्ड है, वेक्टर स्पेस बनेगा। हाँ मैम वेक्टर स्पेस बनेगा। वेक्टर स्पेस बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ लेकिन मैम बनेगा। लेकिन क्या ये वो बनेगा, इसका सब स्पेस। सबस्पेस तो नहीं होगा। नो मैम, इसका सबस्पेस नहीं बनेगा। सब स्पेस नहीं, आप इसको सुपर स्पेस बोल सकते हैं, मतलब अपनी लैंग्वेज में, कि उल्टा है। देखो सेवंथ ऑप्शन का सब स्पेस गिवन आर ओवर क्यू है, मतलब आर ओवर क्यू इज ए सब स्पेस ऑफ सी ओवर क्यू, उल्टा है यहाँ पे। ठीक है, इन्होंने पूछ रखा है सी ओवर क्यू इसका सब स्पेस बनेगा कि नहीं बनेगा, तो सी ओवर क्यू इसका सब स्पेस नहीं, आर ओवर क्यू सी ओवर क्यू इसका सब स्पेस है। ठीक है ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ मैम ठीक है। अब प्रैक्टिकली देखते हैं एक बार कि किसी वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में कैसे लिखा जाए। प्रैक्टिकली अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे देखना है। बेसिक सा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता, लेकिन उसका बेस आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई वेक्टर है 2 2 3 टाइप का, ठीक है, आपको कहा कह रखा है कि रिप्रेजेंट
दिस वेक्टर एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ गिवन वेक्टर्स। दो वेक्टर दे रखे हैं, ठीक है। दो वेक्टर क्या दे रखे हैं, 1 1 0 एंड 0 0 1। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लिया है मैंने, क्योंकि जो टेढ़े मेढ़े एग्जाम्पल होंगे उसमें आप कैलकुलेशन आराम से कर सकते हैं। ये सिर्फ आपको कंसेप्ट समझाने के लिए। तो अगर पॉसिबल है ये लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में, तो इसको इस लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लो, किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट करना और किस वे से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसको u1 मान रहे हैं, इसको u2 मान रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, α1 u1 प्लस α2 u2, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि क्या करेंगे हम, α1 टाइम्स ऑफ 1 1 0 प्लस α2 टाइम्स ऑफ 0 0 1। यहां से क्या मिलेगा हमें, α1 कॉमा α1 दोनों को ऐड करके कॉमा α2, ठीक है, ये मिल जाएगा। अब यहां से आपके पास 3 इक्वेशन बनेगी। इस केस में तो बहुत सिंपल सिंपल सी इक्वेशन बन गई, पर इसको मैं 0 0 2 ले लूं अगर यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करने के लिए इसको। अब यहां से हमें मिलेंगी 3 इक्वेशन। 1 मिनट रुकना, कोई आया। तो यहां से क्या पता चलेगा, α1 इज इक्वल टू 2। फिर ये दूसरी इक्वेशन क्या मिली, α1 इज इक्वल टू 2, दूसरे टपल को दूसरे टपल से कंपेयर किया। तीसरी इक्वेशन क्या मिली, 2α2 इज इक्वल टू 3, 2α2 इज इक्वल टू 3। तो पहली और दूसरी इक्वेशन तो सेम ही है, उन दोनों से क्या मिल रहा है, α1 इज इक्वल टू 2। देखो, हमें फील्ड से स्केलर एग्जिस्ट करा के लाने थे, तो काम हमें यही करना है कि स्केलर ढूंढने, लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है। तो इधर वाले दो वेक्टर्स तो गिवन है, 1 1 0 और 0 0 2। जो फाइंड आउट करना है हमें वो है सिर्फ स्केलर्स, क्योंकि वो स्केलर्स ऐसे कौन से स्केलर्स हैं जो एग्जिस्ट कर रहे हैं सच दैट हम इनको लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर पाए। तो वही स्केलर्स हमें ढूंढने हैं, तो वही काम कर रहे हैं हम। α2 यहाँ से क्या बन जाएगा, 3/2, ठीक है। जैसे ही आपको स्केलर्स मिल जाएंगे आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, 2 2 3 को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। 2 2 3 इज इक्वल्स टू α1 u1, α1 यहाँ पे क्या आया, 2 आया है, टाइम्स जो भी u1 था, और α2 क्या है, 3/2 टाइम्स जो भी u2 था, ठीक है। u2 क्या था, u1 था 1 1 0 और u2 था 0 0 2, 1 1 0 0 0 2। तो इस तरीके से फाइनली आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी वेक्टर को एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर वेक्टर्स, ठीक है। अब मैं एक आपसे सवाल पूछती हूँ, क्या हमेशा किसी भी वेक्टर को दूसरे वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट किया जा सकता है? इज इट? नो नो मैम, कोई एग्जांपल दे हमेशा सकते तो हैं? पॉसिबल नहीं है मैम, सोचता हूँ। इसी की हेल्प ले लो, जो क्वेश्चन दिया है ना मैंने, इसी में थोड़ा गोलमाल करके कुछ कर सकते हो। अगर नहीं तो अपनी तरफ से एग्जांपल बनाना चाहो, 2 डायमेंशनल लेके कुछ बना लो, देख लो। मैम 2 2 3 को 1 1 0 और 0 1 1 से कम नहीं ले पाऊंगा। या 2 2 3 को 1 1 0 और 0 1 1 2 2 3 लिया है आपने इधर, और उधर क्या वेक्टर्स लिए हैं, 1 1 0 और 0 1 1 1 1। ठीक है। तो अगर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो लिख लेते हैं अल्फा टाइम्स ऑफ दिस प्लस बीटा टाइम्स ऑफ दिस, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, बस इनको सॉल्व करना है। ये सॉल्व करके क्या आ जाएगा राइट हैंड साइड पे, अल्फा
प्लस 0, अल्फा प्लस बीटा, और तीसरी पोजीशन पे आ जाएगा बीटा। ठीक है, यहाँ से हमें क्या मिल गया, अल्फा इज इक्वल टू 2, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2, और बीटा इज इक्वल टू 3। अगर आप मान लें कि अल्फा इज इक्वल टू 2 है और बीटा इज इक्वल टू 3 है, क्योंकि ये कंडीशंस जो आई हैं, 3 इक्वेशंस जो यहाँ से बनती हैं कंपैरिजन से, ये तीनों सिस्टम इनकंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट है। ये साइमल्टेनियसली होल्ड करना चाहिए, ये भी होल्ड करे, ये भी होल्ड करे, और ये भी होल्ड करे। ठीक है, तो 2 और 3 लोगे और इसमें पुट करोगे तो इधर 5 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, इस सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब नो अल्फा बीटा एग्जिस्ट। ठीक है, तो आपने 3 वेक्टर्स लिए, उसमें से एक वेक्टर क्या था, 2 2 3 था, और बाकी 2 वेक्टर्स 1 1 0 और 0 1 1 थे। तो हमने यहाँ से क्या देखा कि इस वेक्टर को जरूरी नहीं है इन 2 वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सके। तो जरूरी नहीं है हमेशा गिवन वेक्टर को दूसरे गिवन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा ही जा सके। ठीक है, मैट्रिक्स में आपने थोड़ा बहुत, अगर किसी ने मैट्रिक्स करी है तो पढ़ा होगा नो सॉल्यूशन। 11th 12th क्लास में तो सभी पढ़ते हैं नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो मैट्रिक्स मेथड में आता है ये नो सॉल्यूशन का केस है। मतलब मैट्रिक्स से जब हम करने लगेंगे तब तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, यहाँ हमें अभी सिर्फ कंसेप्ट समझना है। ठीक है, तो हर सिस्टम का सॉल्यूशन हो ये जरूरी नहीं होता, ये भी एक लीनियर सिस्टम आ गया था। तो एग्जाम के सिलेबस में नहीं है क्या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो अभी हम कर रहे हैं? नो मैम, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन तो एग्जाम के सिलेबस में भी है। हाँ, सिलेबस में तो है ही, वो तो है ही बिल्कुल। मैम वो आपने जो बोला मैट्रिक्स वाला, वो तो मैम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का ही है ना? हाँ, वो करो आप, कैसे भी आपकी अप्रोच होती है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स का यूज करके करा जाता है तो बहुत इजी हो जाता है, इसलिए मैट्रिसेस का यूज किया जा सकता है। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सिलेबस में तो है ही। मेरे कहने का ये मतलब है जब मैट्रिक्स का यूज करेंगे तब और आसान हो जाएगा उसे करना। सबसे इजी मेथड होता है मैट्रिक्स का तरीका। ठीक है, अच्छा इसमें मैंने 1-2 क्वेश्चंस ऐड किए हैं, वो आप लोग ट्राई करना। ठीक है, एक ये क्वेश्चन है, हल्का सा मैं बता रही हूँ, 2x³ माइनस 2x² प्लस 12x माइनस 6। किसी को अगर अच्छे से लीनियर अलजेब्रा सीखना है तो ऐसे साथ में 1-2 ऐसे क्वेश्चंस भी करने चाहिए फॉर प्रैक्टिस। कल मैं आपको असाइनमेंट दे दूंगी, वो अपना करते रहना, परसों डिस्कस कर लिया जाएगा आधा असाइनमेंट। वेक्टर स्पेस और सब स्पेस पे ही होगा वो टॉपिक। ये वेक्टर है एक आपके पास, ये वेक्टर है, किस में है ये वेक्टर? P3R में है। P3R में कैसे? P3R क्या होता है? क्योंकि ये 3 डिग्री पॉलिनोमियल का सॉर्ट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है, तो P3R के अंदर, P4R के अंदर भी बोल सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। P4R के अंदर भी है ये, P5R के अंदर भी है। ठीक है, 6R 7R सबके अंदर है, पर अभी हम यहाँ पे P3R ले रहे हैं। P2R के अंदर नहीं बोल सकते क्योंकि वो कहता है कि लेस देन इक्वल टू 2 डिग्री का हो, ये तो 3 डिग्री का है ना। इसको रिप्रेजेंट करना है आपको किन वेक्टर्स की फॉर्म में? 2 वेक्टर्स गिवन है, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट करना है। x³ माइनस 2x², इसको अभी कर लो चाहे, बहुत इजी क्वेश्चन है। माइनस 5x माइनस 3 एंड 3x³ माइनस 5x² माइनस 4x माइनस 9। इसको u1 मान लो और इसको u2 मान लो, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट करके देखो। मतलब अगर इसको u मान रहे हैं तो u इज इक्वल्स टू a1 u1 प्लस a2 u2 करके देखो और फाइंड करो यहाँ से a1 a2। इससे ऊपर एक क्वेश्चन ऐड किया, वो घर पे ट्राई करना। ठीक है, ट्राई ये वाला मैम यही करूंगा मैम? हाँ, यही करना है अभी, 1 मिनट। ठीक है मैम। सेकंड यूट्यूब वाला जो मैम यूट्यूब वाला क्वेश्चन है, मतलब
इसका लास्ट टर्म क्या है? 9। हाँ, 3x³ माइनस 5x² माइनस 4x माइनस 9। A1 और A2 की कुछ ना कुछ वैल्यूज आएंगी अगर पॉसिबल है तो, नहीं तो फिर कुछ वैल्यूज नहीं आएंगी। हाँ मैम, हो रहा है। क्या हो रहा है? रुको थोड़ा। -4 आया और बीटा इज इक्वल टू 2 आया। अच्छा ठीक है, चलो बाकी वो करने दो। डायमेंशन पे काफी क्वेश्चन आते हैं जैम में, तो नेक्स्ट लेक्चर में डायमेंशन होगा, उसमें आज तो लीनियर स्पैन के बारे में ही हम पढ़ेंगे, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर स्पैन। दोनों तरफ आपको x³ के कोफिशिएंट, x² के कोफिशिएंट, x के कोफिशिएंट और जो भी है कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, ये सब सारे कंपेयर करने हैं, वहां से A1 A2 की वैल्यूज आएंगी। हाँ मैम, हो गया। क्या आ रहा है? सबका हो गया? A1 इज इक्वल टू -4, A2 इज इक्वल टू 2। A2 इज इक्वल टू 2 कराऊंगी या सबका हो गया, बताओ। किसी का नहीं क्या हुआ हुआ तो मैम? बताओ, अगर किसी का नहीं हुआ तो बताओ। दीपांश, अजीज। मैं मेहनत मेहनत का ही आया ना? हाँ, मैंने कहा यही आया, यही होगा फिर, दो लोगों का हाँ सही आ यही गया तो है। आंसर तो यही होगा। बताओ, हाँ ना करो कुछ, मैं कराऊं आगे फिर। फिर भाई कोई बोल ही नहीं रहा है तो आगे बढ़ते हैं, इजी क्वेश्चन है। अब देखो, अब क्या आता है, लीनियर स्पैन। लीनियर स्पैन क्या है? अगर कोई एस सेट दे रखा है, नॉन एम्प्टी सेट दे रखा है एस,
और ये क्या है, सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस, मतलब एस दे रखा है एक नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस वी एफ। देन the set of all linear combinations of elements of S is called linear span of S। जिसको हम स्पैन एस से भी डिनोट करते हैं। मतलब मान लो एस कोई नॉन एम्प्टी सेट है, तो मान लेते हैं एस के अंदर कुछ एलिमेंट्स पड़े होंगे v1 v2 vn, मतलब कुछ वेक्टर्स पड़े होंगे। वेक्टर्स क्यों पड़े होंगे, क्योंकि एस किसके अंदर कंटेन्ड है, वी के अंदर। ठीक है, तो अब हमें निकालना है लीनियर स्पैन ऑफ एस। लीनियर स्पैन ऑफ एस कैसे डिफाइन किया गया है, द सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स, जितने भी एस के अंदर एलिमेंट्स पड़े हैं उन सभी एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, सारे लीनियर कॉम्बिनेशंस। तो वो लीनियर कॉम्बिनेशन किस टाइप के बन जाएंगे, a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस अप टू सो ऑन an vn। ठीक है, a1 a2 an कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट हो सकते हैं फील्ड से। अब ध्यान से देखना, ये कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट हो सकता है फील्ड का, ये भी कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट हो सकता है फील्ड का। यानी a1 a2 और an, ये जितने भी a1 a2 an पड़े हैं ये सारी पॉसिबल वैल्यूज ले सकते हैं। ये सब फील्ड्स के एलिमेंट हैं, ये सारी पॉसिबल वैल्यूज ले सकते हैं। फील्ड के अंदर जितने एलिमेंट्स होंगे वो सारी वैल्यूज a1 लेगा। इसी तरह फील्ड के अंदर जितने पॉसिबल एलिमेंट्स हैं वो सारी पॉसिबल वैल्यूज a2 लेगा। इसी तरह an लेगा। ठीक है, इसीलिए कहा जा रहा है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस। ठीक है, और v1 v2 vn तो सेट के एलिमेंट हैं। ठीक है, तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n यहाँ पे क्या है, आर्बिट्रेरी। ऊपर हम क्या कर रहे थे, लीनियर कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे थे। तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n कुछ ना कुछ पर्टिकुलर थे फील्ड के एलिमेंट्स। यहाँ पे क्या है, ये आर्बिट्रेरी है, ये बात ध्यान रखनी है। v1 v2 vn कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, एस से। ठीक है, लीनियर स्पैन ऑफ एस को एल एस से भी डिनोट किया जाता है। आप इसको ऐसे लिख दो या आप इसको ऐसे लिख दो, एल एस। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस। ठीक है, अब ये तो नॉन एम्प्टी सेट की बात हो गई। एम्प्टी सेट के लिए डिफाइन किया गया है, स्पैन ऑफ फाई डिफाइन किया गया है 0। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। स्पैन ऑफ फाई क्या बोला गया है, 0, सिंगलटन 0। मैम ये कैसे हो रहा है, ये बस डिफाइन कर दिया गया है। ठीक है, क्योंकि फाई के लिए, अच्छा मैम। हाँ, ये स्टैंडर्ड बुक में ऐसे ही डिफाइन किया गया है। तो बस अभी इसको याद ही कर लो, अगर मुझे इसका कोई लॉजिक मिलेगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी। ठीक है, फाई के केस में बड़ी अजीब अजीब हो जाती हैं चीज़ें। अच्छा, एक और बात, अगर आपको एक सेट दे दिया गया, आप कोशिश करना इसका स्पैन निकालने की। एक सेट दिया गया, वो सेट क्या है, r³ ओवर r। इस वेक्टर स्पेस के अंदर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, s को इसका सबसेट ले लिया r³ का, s इज कंटेन्ड इन r³। s किस तरीके से डिफाइन किया गया है, इसके अंदर 2 एलिमेंट्स डाल दिए इन्होंने, 1 0 0 एंड 0 1 0। ठीक है, अब हमें बनाना है लीनियर स्पैन ऑफ एस। तो लीनियर स्पैन ऑफ एस कैसे बनेगा, सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू, मतलब एस के एलिमेंट्स उठाने हैं। एस के एलिमेंट्स यहाँ पे 2 हैं, उनके सारे पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस लेने हैं। मतलब अल्फा 1 जो भी ले रहे हो यहाँ पे, c1 c2 ले लो, c1 टाइम्स ऑफ पहला एलिमेंट प्लस c2 टाइम्स ऑफ दूसरा एलिमेंट, ऐसे बनेगा। और c1 c2 क्या है, यहाँ पे फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं, आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स हैं। ठीक है, क्या बनेगा ये, c1 c2, पहली पोजीशन पे c1 आएगा, फिर c2 आएगा, फिर 0 आ जाएगा। इनको ऐड कर आके ये आ जाएगा। ठीक है, यानी ये सेट क्या बन गया,
अब फील्ड क्या थी यहाँ पे, फील्ड ध्यान रखना, फील्ड यहाँ पे क्या थी, आर थी, सेट ऑफ ऑल रियल आर नंबर्स। तो इस सेट को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, C1 C2 बिलोंग्स टू आर। सेट रिप्रेजेंटेशन क्या बन जाएगी, देखो लीनियर स्पैन ऑफ एस भी एक सेट है, ठीक है। लीनियर स्पैन ऑफ एस क्या है, एक सेट है। एस भी सेट था, उसके सारे पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस किस में डाल दिए गए, एलएस में, वो भी एक सेट फॉर्म करेगा। अब देखो किस तरीके का सेट बन रहा है, C1 C2 0 सच दैट C1 C2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब ये क्या, ये सब स्पेस बन पा रहा है क्या आर क्यूब का, हाँ मैम, सब स्पेस तो बनेगा। ये सब स्पेस बनेगा। इसकी आप प्रॉपर्टीज चेक करेंगे, क्या प्रॉपर्टीज चेक करनी है आपको, कोई बता सकता है, क्या हमने शॉर्टकट पढ़ा था सब स्पेस के लिए, लिनियरिटी प्रॉपर्टी। लीनियरिटी प्रॉपर्टी ये मतलब पढ़ी थी मैम, ना, दो वेक्टर अल्फा एडिशन एक्स और, प्लस बीटा वाई जो हाँ 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 हाँ, एलएफ में बिलोंग करेगा। कोई भी स्केलर टाइम्स ले लो, चाहे वो वाला ले लो, एक तो ये वन स्टेप टेस्ट होता है, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग्स टू एल एस, ठीक है, वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू एल एस। एक्स वाई दो एलिमेंट्स हैं, लीनियर स्पैन ऑफ एस से ले लिए, उनका ये भी एल एस से ही बिलोंग करना चाहिए, तो आप बोल दोगे कि एल एस क्या है, एक सबस्पेस फॉर्म कर रहे हैं। तो एक्स किसी टाइप का ले लो, एक्स को मैं ले लेती हूँ x1 x2 0, वाई को ले लेती हूँ y1 y2 0। नोटेशन जितनी कन्वीनियंट ले सकते हो उतनी लिया करो, अपनी मर्जी से लेनी होती है, ठीक है। अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई करेंगे तो मैं शॉर्टकट में लिख देती हूँ, क्या आ जाएगा, अल्फा x1 प्लस बीटा y1 करके देखना, यही आएगा, अल्फा x2 प्लस बीटा y2 कॉमा 0। अब ये भी क्या है, लीनियर स्पैन ऑफ एस का एलिमेंट आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों आ जाएगा, क्योंकि तीसरी पोजीशन पे 0 चाहिए था हमें, फर्स्ट टू पोजीशंस पे, फर्स्ट टू कोऑर्डिनेट्स में हमें क्या था, कोई भी एलिमेंट्स यहाँ पड़े हो सकते थे, ठीक है। तो ये अल्फा x1 बीटा y1 अल्फा x2 बीटा y2 कोई भी जनरल से एलिमेंट है, तो ये लीनियर स्पैन ऑफ एस का एलिमेंट बन जाएगा। तो यहाँ से क्या पता चला, एल एस क्या बन गया, सबस्पेस बन गया, किसका, आर क्यूब ओवर आर का, ठीक है। इनफैक्ट ये तो चलो इस एग्जांपल में हमने देख लिया कि एल एस एक सबस्पेस बन गया। अब हम इन जनरल शो करते हैं कि एल एस इज ऑलवेज अ सबस्पेस ऑफ एफ, एल एस इज ऑलवेज अ सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस पी एफ, ठीक है। तो थ्योरम क्या कहती है, स्पैन ऑफ एनी सबसेट ऑफ एस, स्पैन या लीनियर स्पैन कुछ भी लिखो आप, स्पैन ऑफ एनी सबसेट S of a vector space V is a subspace of V। देखो दो केस हो सकते हैं, मैम ये एस तो सेट के, सबसे स्मॉलेस्ट सबस्पेस होगा ना, कॉन्टेनिंग एस। हाँ वो हम उसके बाद बात करेंगे ना, स्मॉलेस्ट होगा कि क्या होगा, पहले इसको ये शो करते हैं कि ये सबस्पेस होगा, ठीक है। स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट की बात हम बाद में करते हैं। तो देखो स्पैन ऑफ एस यानी यहाँ पे आपको शो क्या करना है, एल एस, स्पैन ऑफ एस को क्या लिख सकते हैं, एल एस लिख सकते हैं, इज ए सबस्पेस ऑफ वी एफ, कोई भी फील्ड दे रखी है ओवर एफ, जो भी है फील्ड मान लो कोई भी। अगर एस एम्प्टी हुआ तो क्या होगा, एल एस क्या आएगा, अभी हमने देखा था एम्प्टी हुआ तो क्या आएगा, सिंगलटन 0 आएगा। तो ये तो क्या होता है, एक वेक्टर स्पेस, मतलब एक सब स्पेस होता है, 0 सब स्पेस, ये 0 वेक्टर आएगा इसके अंदर, ठीक है। ये सिंगलटन 0 अंदर वेक्टर होता है, तो आप इसको अगर ऊपर कैप से डिनोट करना चाहो या एरो से डिनोट करना चाहो तो कर लेना। तो दिस इज अ सबस्पेस, कौन सा सबस्पेस होता है, ट्रिवियल सबस्पेस है, दिस इज अ सबस्पेस ऑफ वी, ठीक है। अगर एस नॉन एम्प्टी हुआ तब बात करते हैं, तो इसके अंदर से हम दो एलिमेंट्स लेते हैं, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू एस, ठीक है, सॉरी एल एस।
क्योंकि हमें एलएस को शो करना है ना। अगर एस नॉन एम्प्टी हुआ तो एलएस में कोई ना कोई एलिमेंट पक्का आएंगे। तो एलएस के दो एलिमेंट्स ले लिए एक्स वाई। अब हम ये शो करते हैं कि वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन इसी के अंदर आएगी। ठीक है, एक्स और वाई दो एलिमेंट्स लिए, तो देखो एक्स की रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से हो सकती है, कुछ ना कुछ वेक्टर एग्जिस्ट कर रहे होंगे, u1 u2 अप टू सो ऑन um, और कोई ना कोई स्केलर्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे, a1 a2 अप टू सो ऑन am, सच दैट x को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएंगे a1 u1 प्लस a2 u2 प्लस अप टू सो ऑन an am un। ठीक है, और y को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएंगे, b1 u1, y के लिए तो खैर स्केलर्स और वो सारे वेक्टर्स अलग एग्जिस्ट करेंगे। तो x को तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ y के लिए कुछ ना कुछ v1 v2 vn एग्जिस्ट करेंगे, v1 v2 vn। देखो y के लिए जो वेक्टर्स एग्जिस्ट करेंगे वो जरूरी नहीं है x के लिए जो वेक्टर्स एग्जिस्ट कर रहे थे उसके बराबर हो। ठीक है, y कुछ बिल्कुल अलग वेक्टर्स की हेल्प से बना हो सकता है और x बिल्कुल अलग वेक्टर्स की हेल्प से बना हो सकता है। तो x के लिए हमने वेक्टर्स क्या मान लिए, मान लो x के पास वो 25 वेक्टर्स हैं जिनकी हेल्प से वो बना है, u1 u2 u25। ठीक है, और y के लिए कोई दो वेक्टर्स की हेल्प से बना है, मान लो v1 और v2। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ वेक्टर्स भी डिफर कर सकते हैं और कौन से वो वेक्टर्स हैं वो भी डिफर कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है जो भी हम x और y ले रहे हैं उस पर। ठीक है, तो y के लिए मान लेते हैं v1 v2 vn कुछ ना कुछ एग्जिस्ट कर रहे होंगे और स्केलर्स कुछ भी होंगे v1 v2 vn। ठीक है, तो y किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है यहाँ पे, v1 v1 प्लस v2 v2 प्लस अप टू सो ऑन vn vn। ठीक है, वेक्टर एडिशन हम शो करना चाहते हैं। वेक्टर एडिशन यानी कैसे, x प्लस वाई आना चाहिए उसके अंदर। x प्लस वाई देखो क्या बनेगा, इसका और इसका सम बनेगा। इसका और इसका सम आप अलग अलग करके लिख दो, a1 u1 प्लस a2 u2 प्लस अप टू सो ऑन am um। ठीक है, प्लस v1 v1 प्लस v2 v2 प्लस अप टू सो ऑन bn vn। अब ध्यान से देखो, ये वेक्टर जो x प्लस वाई आया ये ls से ही तो बिलोंग कर रहा है, क्योंकि ls के पास क्या कंडीशन है, कोई ना कोई वेक्टर्स होने चाहिए u1 u2 un, ये सारे करके u1 u2 um v1 v2 vm, ये सारे तो वेक्टर्स का काम कर रहे हैं। ठीक है, इनके साथ जो पड़े हैं वो स्केलर्स आ गए। तो कंडीशन तो यही कहती है स्पैन में बिलोंग करने के लिए, यानी एलएस में बिलोंग करने के लिए कुछ सर्टेन नंबर ऑफ वेक्टर्स हों, जैसे यहाँ पे u1 u2 um और v1 v2 vn है, और उनके साथ मल्टीप्लिकेशन में कुछ ना कुछ स्केलर्स पड़े हों। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से हमें क्या पता चला कि x प्लस वाई एलएस में बिलोंग कर रहा है। इसी तरह जब आप अल्फा x निकालेंगे तो क्या होगा, अल्फा सभी टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अल्फा a1 u1 प्लस अल्फा a2 u2 प्लस अप टू सो ऑन अल्फा am um। ठीक है, तो अल्फा a1 एज अ स्केलर मान सकते हैं आप, अल्फा a2 एज अ स्केलर मान सकते हैं, स्केलर इंटू स्केलर स्केलर ही होगा ना, अल्फा am एक स्केलर मान सकते हैं। तो क्योंकि a1 और अल्फा दोनों फील्ड से थे तो इनकी मल्टीप्लिकेशन भी फील्ड में आएगी, क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। हर चीज को आप अच्छे से प्रूफ भी लिख सकते हो। ठीक है, ये सारे फील्ड में आ जाएंगे तो इसका मतलब क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी हो जाएगा। यहां तक ठीक है? हाँ मैम, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी प्रॉपर्टीज थी, कुछ बड़ी बात नहीं थी। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों इसी के अंदर आ गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, एलएस क्या हो गया, एक सबस्पेस हो गया। प्रूफ बहुत ही सिंपल से है, इसलिए मैंने कहा अच्छे से करा भी दिए जाए। तो एलएस क्या हो गया, एक सबस्पेस हो गया, किसका, वीएफ। जहां पे आपको गिवन क्या था,
गिवन ये था कि S इज अ सबसेट ऑफ V। अगर सिर्फ इतना बोल दिया जाए कि कोई भी सबसेट दे दिया जाए, इसमें अच्छी बात क्या है, वेक्टर स्पेस आपको कोई भी गिवन है, ठीक है, उसका कोई भी सबसेट आप उठा लो अपनी मर्जी से, आपको कोई दे दिया जाए, आप उसकी हेल्प से एक सब स्पेस फॉर्म कर सकते हो। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है, कोई छोटी बात नहीं है। आपको सिर्फ एक सेट दे दिया गया, उस सेट से आपने एक सब स्पेस बना लिया। तो सेट तो किसी काम का नहीं था हमारे, लेकिन सब स्पेस का तो काम है ना, क्योंकि सब स्पेस के पास कुछ खास प्रॉपर्टीज होती हैं, सेट के पास तो होती नहीं है, सबसेट के पास, ठीक है। तो हमें तो सब स्पेस से मतलब है जब हम पढ़ रहे हैं। तो पहले तो हम सब स्पेसेस अलग से पढ़ रहे थे, पर अब हमें ये समझ में आया कि एक सेट दे दिया जाए और ना भी दिया जाए कोई सेट, कोई सबसेट ना भी दिया जाए, तो भी हम कोई सबसेट उठा के उसकी हेल्प से फॉर्म कर सकते हैं एक सब स्पेस, ठीक है। तो अब सब स्पेस बनाना हमारे हाथ में हो गया, ठीक है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये दिखता कैसा है, मतलब इसका साइज कैसा होता है। उसके रिगार्डिंग एक रिजल्ट है कि कोई भी सबस्पेस होगा अगर W, किसका, V का, जो S को कंटेन कर रहा हो। मैं इसको सिंपली शब्दों में लिख लेती हूँ। अगर S जो आपका सेट था जिसको अभी हमने पढ़ा, S किसके अंदर कंटेंट था, V के अंदर, ठीक है। अगर ये S किसी W के अंदर कंटेंट है, ठीक है, ये S किसी W के अंदर कंटेंट है, और W की खास बात क्या है कि W इज अ सबस्पेस, W ऑलरेडी VF का सबस्पेस है, ठीक है। और ये W क्या कर रहा है, S को कंटेन कर रहा है, ठीक है। तो यहां से हमें क्या पता चलेगा कि स्पैन ऑफ S भी W में ही कंटेंट होगा। यानी कोई भी आर्बिट्रेरी सबस्पेस लिया हमने W जो S को कंटेन करता था, वो उसके स्पैन ऑफ S को भी कंटेन करेगा, ठीक है। तो स्पैन ऑफ S इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस कंटेन्ड इन, कैसे लिखा जा सकता है इसको, स्पैन ऑफ S इज द smallest subspace in VF which is contained in some other subspace। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई सेट S जो आपने लिया था वो किसी W में कंटेंट था और वो सबस्पेस था, तो अगर आप S को स्पैन भी कर देंगे तो स्टिल स्पैन ऑफ S क्या है, W में कंटेंट रहेगा, ठीक है। तो ये थ्योरम वहीं से रिलेट करती है स्मॉलेस्ट सबस्पेस से ही, तो इसी को कर लेने में हमारा काम बन जाएगा। तो देखो S इज कंटेन्ड इन W दे रखा है, और हमें प्रूव क्या करना है, स्पैन ऑफ S इज कंटेन्ड इन W। तो कैसे प्रूव करेंगे, इसका एक एलिमेंट लेके चलेंगे स्पैन ऑफ S का, और W में इसको शो कर देंगे, ठीक है ना। स्पैन ऑफ S का एक एलिमेंट लो और W के अंदर उसको शो कर दो जाके। तो लेट X बिलोंग्स टू स्पैन ऑफ S। स्पैन ऑफ S के एलिमेंट्स के रिप्रेजेंटेशन किस टाइप की होगी, अब क्योंकि X स्पैन ऑफ S के अंदर है तो इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी, इसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसी होगी, α1 U1, ऐसी लिख देती हूँ मैं, ज्यादा अच्छा लगेगा, α1 S1 प्लस α2 S2 प्लस अप टू सो ऑन αn Sn, जहाँ पे S1 S2 और Sn कहाँ से बिलोंग करेंगे, S से, ठीक है। तो स्पैन ऑफ S में तो सिर्फ लीनियर कॉम्बिनेशन ही पढ़े हैं, स्पैन ऑफ S के अंदर पढ़ा ही क्या है, सिर्फ लीनियर कॉम्बिनेशन, वो भी किसके, S सेट के, ठीक है ना। तो S सेट के लीनियर कॉम्बिनेशन टाइप का ही होगा X, इसकी रिप्रेजेंटेशन किस टाइप की होगी, लीनियर कॉम्बिनेशन टाइप की होगी, तो मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया। अब एक बात इन्होंने बोल रखी है कि S इज कंटेन्ड इन W, तो सारे SIs जो S में कंटेन्ड हैं, मतलब S से बिलोंग करते हैं और S W में कंटेन्ड है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, SIs belong to W for all I is equal to 1 to n,
ठीक है, तो x कहाँ से बिलोंग कर जाएगा? x कैसी है? α1s1 प्लस α2s2 प्लस अप टू सो ऑन αn sn। अब ये जो s1 s2 और sn ये सारे n वेक्टर्स निकल के आए हैं, ये n वेक्टर्स हमने कहाँ पे दिखा दिए? w में है। ये n वेक्टर्स कहाँ हैं? w के अंदर। ये भी w में है, ये भी w में है और ये भी w में है। ठीक है, एक वेक्टर जो w में है उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो ये कंप्लीट w के अंदर हो जाएगा। इधर भी स्केलर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है उस वेक्टर को, ये भी w के अंदर हो जाएगा। मैं w के सबस्पेस होने की प्रॉपर्टी का यूज कर रही हूँ, बिकॉज w इज अ सबस्पेस। ठीक है, हर एक प्रॉपर्टी हर जगह यूज होती है, उसको हमें ध्यान से समझना है। अब सिंस ये सारे वेक्टर्स w में आ गए, तो इनकी वेक्टर एडिशन भी w में आएगी। तो इसका मतलब इन सभी वेक्टर्स को जब ऐड किया जाएगा तो ऐड करके बन क्या रहा है? जो फाइनली ये वेक्टर बन रहा है ये भी w के अंदर आ जाएगा, यानी x जो है वो w के अंदर आ गया। x हमने लिया कहाँ से था? स्पैन ऑफ s से, और वो आ किसके अंदर गया? w के अंदर। तो इसका मतलब स्पैन ऑफ s w के अंदर कंटेंट हो जाएगा। क्लियर है? हाँ मैम, क्लियर। ठीक है, अच्छा एक टर्म और यहाँ पे बची है, फिर हम मैट्रिक्स पे वापस आते हैं अपना, और उसके हिसाब से फिर देखते हैं वो सब स्पेस कौन कौन सी मैट्रिसेस फॉर्म करती हैं। एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है, देखो ध्यान से, अगर स्पैन ऑफ एस कोई भी सेट हो ऐसा v का, सच दैट स्पैन ऑफ एस अगर v के बराबर आ जाए, ठीक है, ये डेफिनेशन है, तो क्या कहा जाएगा? S इज सेट टू generate the vector space V। ठीक है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है जनरेट? जनरेट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हमने कुछ एलिमेंट्स थे S के अंदर पड़े हुए, U1 U2 UN, उनके लीनियर कॉम्बिनेशंस बनाए, C1 C2 Cn जो भी बनेंगे। ठीक है, ये जो लीनियर कॉम्बिनेशंस से जो नंबर ऑफ वेक्टर्स बने, वो सारे वेक्टर्स ने मिलाकर क्या बना दिया? पूरा V बना दिया। ठीक है, V को पूरा घेर लिया इन्होंने। तो इसका मतलब क्या कहा जाएगा कि V ऐसे सेट टू जनरेट द वेक्टर स्पेस V। वैसे तो स्पैन ऑफ S हमेशा या तो प्रॉपर सबसेट होगा या उसके इक्वल होगा, तो अगर वो इक्वल आ गया, ठीक है, अगर इक्वल आ गया तो क्या कहा जाएगा? S इज सेट टू जनरेट द वेक्टर स्पेस V। ये कहा जाएगा कि S वेक्टर स्पेस V को जनरेट करता है। ठीक है, लीनियर स्पैन में इतना ही था, कल से हम वो पढ़ेंगे, परसों से लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस, फिर बेसिस डायमेंशन की बात आएगी। ठीक है, मैट्रिसेस की बात करते हैं। मैट्रिसेस के बारे में आप क्या क्या जानते हैं? बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे हम मैट्रिसेस में, जब मैट्रिसेस का टॉपिक आएगा तो बहुत ज़्यादा डीप में जाएंगे, लेकिन अभी हमने देखना है कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या क्या होती हैं, और जैसे डायगोनल मैट्रिक्स हो गई, ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स हो गई, तो ये सब मैट्रिसेस जो हैं ये सब स्पेस फॉर्म करती हैं कि नहीं, कौन कौन सी करती हैं? सिमेट्रिक हो गई, हार्मिशियन हो गई। ठीक है, कौन कौन सी मैट्रिसेस वेक्टर स्पेस फॉर्म करती हैं? तो बताओ, अगर एक मैट्रिक्स ऐसी है, m क्रॉस n मैट्रिक्स दी गई है आपको, मैट्रिक्स हमेशा किस साइज की होती है? इन जनरल रेक्टेंगुलर होती है मैट्रिक्स एक, और उसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से हो सकती है। m क्रॉस n क्या डिनोट करता है? उसका साइज। और aij क्या डिनोट करते हैं? उसके एलिमेंट्स। aij कैसे एलिमेंट्स डिनोट करते हैं? फर्स्ट पोजीशन पे जो एलिमेंट पड़ा होता है उसको बोलते हैं a11। सेकंड पोजीशन मतलब रो वाइज अगर सेकंड पोजीशन देखें तो इसको कहा जाता है a12। तो मैट्रिक्स की दूसरी डेफिनेशन भी क्या है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम्स, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स।
बोल सकते हैं आप, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो रो वाइज अगर हम चलते जाएं तो क्या होता है, A11, A12, A1n इस टाइप के एलिमेंट्स आते हैं। अगर कॉलम वाइज हम चलते हुए देखते हैं तो A21 अप टू A2m इस तरीके से एलिमेंट्स आते हैं। 2n आएगा यहाँ पे, एक सेकेंड कुछ गड़बड़ है, AM1 आएगा, सॉरी। यहाँ पे A22, 22, 23, 2n और इस तरीके से चलते चलते लास्ट में AMN एलिमेंट आता है। ठीक है, इतना सब कुछ जानते हैं मैट्रिसेस के बारे में ऑलरेडी। ये जो सबस्क्रिप्ट है AIJ ये डिनोट करती है कौन सी रो है, I डिनोट करता है कौन सी रो है, और J डिनोट करता है कौन सा कॉलम का पड़ा हुआ एलिमेंट है ना। तो अगर आपको सीधे से बोलना है कि इस मैट्रिक्स का इस A32 वाला एलिमेंट बताओ तो आप डायरेक्टली बता सकते हो। कोई मैट्रिक्स आपको गिवन है 3x3, आपसे पूछ लिया जाए A32 पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट पड़ा है तो आप फटाक से बोल दोगे ये फर्स्ट रो है, मतलब आपको थर्ड रो में और सेकंड कॉलम में जाना है। तो थर्ड रो में हम गए, ये फर्स्ट रो है, -2 होगा, -1 होगा। -1 होगा। ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है। थर्ड रो में जाएंगे हम और उस सेकंड एलिमेंट को पकड़ेंगे, तो सेकंड एलिमेंट को पकड़ेंगे तो ये मिलेगा A32। ठीक है, तो ऐसे लोकेट किए जाते हैं मैट्रिक्स के एलिमेंट्स। तो एक एक एलिमेंट की एक फिक्स्ड लोकेशन है। जैसे आप अपने गली मोहल्ले में रहते हैं तो आपकी फिक्स्ड लोकेशन है, ऑनलाइन कोई ऑर्डर प्लेस करेंगे तो आपको आके ढूंढ लिया जाएगा आपके एड्रेस के बेस पे, या आपके गूगल पे ट्रेस कर लिया जाएगा। ठीक है, तो सबकी अपनी अपनी एक फिक्स लोकेशन है। मैट्रिक्स में भी ऐसे आपके सबके पास अपना एड्रेस है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें ये जो AM क्रॉस n टाइप की होती है मैट्रिक्स, अगर m और n इक्वल हो जाए तो ये मैट्रिक्स क्या बन जाती है, स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाती है। ठीक है, और स्क्वायर मैट्रिक्स को जनरली हम पढ़ते हैं, बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में, बहुत काम की होती है स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे लिए। अब आती है मेन बात, शुरुआत करते हैं अब हम डायगोनल मैट्रिक्स से। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? हेलो मैम। हम्म, मैम ये रिकॉर्ड हो रहा है? हाँ रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ मेरा मैम थोड़ा नेटवर्क चला गया था तो मेरा इशू हो गया था थोड़ा। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, रिकॉर्ड हो रहा है। अभी तक तो हम 10 मिनट से बेसिक ही कर रहे हैं मैट्रिक्स का। एक मिनट रुकना। सवा सात चलिए हो गए। ठीक है, अब आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स पे। डायगोनल मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स होती है, कोई डेफिनेशन बता सकता है डायगोनल मैट्रिक्स की? डायगोनल मैट्रिक्स सबसे पहले तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसके लिए AIJ इज 0। अब देखो हर एक टर्म इस तरीके से लिखी जाएगी इसके एलिमेंट्स की फॉर्म में। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ मैम आवाज तो आ रही है। सब लोग गायब पता नहीं कहाँ हो गए। ठीक है, इस डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, जिसकी एंट्री 0 हो फॉर I इज नॉट इक्वल टू J। मतलब I और J जहां पे इक्वल ना हो वहां पे सारी एंट्री 0 हो। ठीक है, तो I और J इक्वल कहाँ पे होते हैं, इस एंट्रीज के लिए। जैसे A11 होता है, ये A22 होता है, और ये क्या होता है ANN। हम क्या देख रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स देख रहे हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स ही डायगोनल मैट्रिक्स हो सकती है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं हो सकती। ठीक है, इसके अलावा जो भी एलिमेंट्स पड़े हैं, जैसे ये A12 होता है और ये A21 होता है, तो इसकी जो सब्सक्रिप्ट्स होती हैं बराबर नहीं होती, 1 2 और 2 1 होता है। यहाँ पे आप लेंगे A13 और यहाँ पे कहीं A31 आएगा, तो इनकी भी सब्सक्रिप्ट्स बराबर नहीं होती।
यानी इसके अलावा जो एलिमेंट्स पड़े होते हैं डायगोनल के अलावा, इसको क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल डायगोनल। इसके अलावा जो भी एलिमेंट्स पड़े होते हैं उनके लिए सबस्क्रिप्ट्स बराबर नहीं होती, तो मतलब उन पोजीशंस पे जीरो आता है। तो A12 देख लो, A13 देख लो, A21 देख लो, A31 देख लो, इस तरीके के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं? जीरो। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल। और प्रिंसिपल डायगोनल पे पड़े एलिमेंट जीरो भी हो सकते हैं और नॉन जीरो भी हो सकते हैं, पर कंडीशन सिर्फ इतनी है कि ए आई जे इज जीरो फॉर आई इज नॉट इक्वल टू जे। जहां पे ये दोनों इक्वल नहीं है वहां पे ए आई जे जीरो होना चाहिए, बस इतनी कंडीशन है। डायगोनल पे जीरो हो या ना हो वो मैटर नहीं करता। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जीरो मैट्रिक्स इज डायगोनल और नॉट, तो क्या जवाब होगा? मैम डायगोनल तो होगा, क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल में तो नौ जीरो नहीं होगा, ये तो कहीं बोला नहीं है। हाँ बिल्कुल, जो डेफिनेशन है उसको ध्यान से पढ़ो, कई बार बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। डेफिनेशन कह रही है कि जीरो हो जहाँ पे इक्वल नहीं है। डायगोनल पे या प्रिंसिपल डायगोनल पे जो भी पड़ा है इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल, जो यहाँ पे एंट्रीज पड़ी होती है। ठीक है, इन एंट्रीज का जीरो होना ना होना से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे पूरा जीरो होना चाहिए, बस इसको ऐसे देख लो। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है, तो दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा एक और बात, अब ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, वापस आते हैं वेक्टर स्पेस और सब स्पेस में। डायगोनल मैट्रिक्स सब स्पेस फॉर्म करेंगी कि नहीं? क्या चेक करना होगा सब स्पेस के लिए? आप वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन चेक करके देखो डायगोनल मैट्रिसेस का, क्या ये सब करेगा स्पेस मैम, फॉर्म? सस्पेंस बिल्कुल तो करेगा। करे। हाँ, हाँ तो मैम। ये दो प्रॉपर्टीज चेक करते ही हमें पता चला कि दो डायगोनल मैट्रिक्स की एडिशन भी डायगोनल होगी और स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी डायगोनल होगी। ठीक है, तो इस वजह से डायगोनल मैट्रिसेस का जो सेट होगा वो सबस्पेस फॉर्म करेगा। किसका? आप ये बोल सकते हैं इसका सबस्पेस ले लो, चाहे एम एन क्रॉस एन ओवर आर, मतलब सेट ऑफ ऑल रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस ओवर आर, या आप स्क्वायर मैट्रिसेस का सेट ले लो, जो मर्जी लेना, दोनों का सबस्पेस फॉर्म करेगा ये। एम एन क्रॉस एन ओवर आर, इसका भी सब स्पेस फॉर्म करेगा। ठीक है, दोनों ही वेक्टर स्पेस है। अच्छा, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? सभी जानते हैं ये मैट्रिक्स कौन सी होती है जिसकी सारे डायगोनल और पोजीशन में वन, डायगोनल में वन होगा। बाकी सब पोजीशंस पे जीरो। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? डायगोनल में स्केलर होगा मैम। डायगोनल में कोई फिक्स स्केलर होता है, जैसे के, वो जीरो हो चाहे नॉन जीरो हो, कुछ भी हो सकता है, बस यहाँ पे जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो स्केलर मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये क्या है? स्पेशल केस हैं किसके? डायगोनल मैट्रिसेस हाँ, की। डायगोनल मैट्रिसेस के। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स सब स्केलर मैट्रिसेस क्या वो फॉर्म करेंगी? क्या बोलते हैं? सबस्पेस। क्या बोला मैम? स्केलर मैट्रिक्स सबस्पेस फॉर्म करेंगी क्या सेट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिसेस का? हाँ मैम करेगी। देखो, इसको दो तरीके से देखा जा सकता है, बिल्कुल करेगी, क्योंकि एडिशन ऑफ टू स्केलर मैट्रिसेस स्केलर होती है, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन से करेंगे तो भी स्केलर आएगा। ठीक है, बहुत इजी है चेक करना। इसको आप दो तरीके से देख सकते हो, डायगोनल मैट्रिसेस का सबस्पेस देख लो और सेट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिसेस का सबस्पेस देख लो।
क्लियर है ये बात? हाँ मैम। है ना, डायगोनल मैट्रिक्स का सबस्पेस बना लो, चाहे सेट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिसेस का बना लो, मर्जी है। ठीक है, तो बस ये होना चाहिए, एक हिंट लगना चाहिए कि कहाँ से वेक्टर स्पेस आ रहा है, हम उसका सबस्पेस बना ले और हमारी बात बन जाए। नल मैट्रिक्स क्या होती है? जीरो मैट्रिक्स भी इसको बोला जाता है। इसके अंदर सारी एंट्री 0 0 0 0 होती है। ठीक है, बस नाम पता होना चाहिए। ट्राइंगुलर मैट्रिसेस पे आते हैं अब हम। ट्राइंगुलर मैट्रिसेस, लोअर ट्राइंगुलर और अपर ट्राइंगुलर। देखो लोअर ट्राइंगुलर की डेफिनेशन कैसे लिखी गई। लोअर ट्राइंगुलर में बोला गया, लोअर ट्राइंगल में तो कुछ भी आ जाए। ठीक है, ये लोअर ट्राइंगल बनता है। डायगोनल से नीचे नीचे, और डायगोनल से नीचे नीचे के एलिमेंट्स के आ जाए, कुछ भी आ जाए, जीरो आ जाए, नॉन जीरो आ जाए, लेकिन ऊपर जीरो आना चाहिए। ठीक है, तो इसको बोला जाता है लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिसेस। तो क्या जीरो मैट्रिक्स एक लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है? स्केलर मैट्रिक्स एक लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है। यूनिट हाँ मैट्रिक्स एक मैम। यूनिट है। यूनिट मैट्रिक्स, कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स क्या लोअर ट्राइंगुलर होगी? हाँ मैम होगी। हाँ मैम होगी। चारों होंगी। ठीक है, अच्छा एक और बात, जीरो मैट्रिक्स हर एक कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। लोअर ट्रायंगुलर है तो जीरो मैट्रिक्स होनी चाहिए। अगर जीरो मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर नहीं होती तो वहीं से आप बोल देते कि ये सबस्पेस फॉर्म नहीं कर रहा। एक बार सबस्पेस चेक करो, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस सबस्पेस फॉर्म करेंगी कि नहीं? करेगी मैम। करेगी। सम ऑफ टू लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस इज अगेन अ लोअर ट्रायंगुलर। और स्केलर मल्टीप्लीकेशन से भी, मल्टीप्लाई करके किसी स्केलर से भी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही मिलेगी। तो इसकी डेफिनेशन ऐसे लिखी गई, ए आई जे इज जीरो, लोअर ट्रायंगुलर की डेफिनेशन, फॉर जे ग्रेटर देन आई। अब आई क्या रिप्रेजेंट करता है? कॉलम को। एक सेकेंड, आई किसको रिप्रेजेंट करता है? रो को। और जे किसको रिप्रेजेंट करता है? कॉलम को। तो इन्होंने कहा है जब जे ग्रेटर देन आई हो तो ए आई जे ग्रेटर इक्वल टू जीरो हो जाए लोअर ट्रायंगुलर के केस में। तो जे ग्रेटर देन आई कहाँ पे होता है? अगर आप मैट्रिक्स बनाते हैं A11 A12 A13, A21 22 23, अपर ट्रायंगल में होगा मैम, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। अपर ट्रायंगल में होगा बिल्कुल। नीचे वाला ट्रायंगल और जो डायगोनल इक्वल पे भी हो पड़ा है। सकता है और जीरो भी, बड़े ग्रेटर देन भी हो सकता इन्होंने है। कह रखा है कि जे ग्रेटर देन आई कहाँ पे है। मतलब ये जे ग्रेटर देन आई मतलब टू ग्रेटर देन वन है, तो ये ऊपर वाले एलिमेंट्स सेटिस्फाई कर रहे हैं इस कंडीशन को। तो ऊपर वाले में क्या होता है? जे ग्रेटर देन आई या आई लेस देन जे लिख सकते हो ऊपर वाले एलिमेंट्स में। स्ट्रिक्टली जो डायगोनल से ऊपर है, ये प्रिंसिपल डायगोनल है, इससे स्ट्रिक्टली जो भी ऊपर एलिमेंट्स पड़े हैं उनके लिए। ठीक है, तो ये जीरो होने चाहिए इसके हिसाब से। इसका मतलब ये ऊपर जो ट्रायंगल पड़ा है, ट्रायंगल से ऊपर वाले एलिमेंट्स ये पूरे जीरो होंगे, सारे एलिमेंट जीरो होंगे। तो इसका मतलब ये हो गया लोअर ट्रायंगुलर का डेफिनेशन। स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी? डायगोनल को छोड़ के मैम। हाँ, डायगोनल को छोड़ के होगी। मतलब डायगोनल पे भी अब जीरो आएगा, यानी ए आई जे जीरो होगा फॉर ऑल जे ग्रेटर देन और इक्वल टू आई। ठीक है, इक्वल टू कौन सी वाली पोजीशंस थी? A11 A22 ANN। तो इन पोजीशंस पे भी अब जीरो पड़ा है। ठीक है, जीरो जीरो, और ऊपर भी जीरो पड़ा है और नीचे कुछ भी, स्ट्रिक्ट लोअर ट्रायंगुलर बन रही है। ठीक है, तो डायगोनल पे भी जीरो आ गया तो स्ट्रिक्ट लोअर ट्रायंगुलर। क्या ये बनाएंगी सब स्पेस?
बताओ। हाँ मैम बनाएगी, स्टिकली होगा तब भी होगा। स्ट्रिक्टली देखना है हमें, दो का सम कर लो तो भी आएगा उसके हाँ मैम। अंदर, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर लो तब भी आएगा, तो ये भी सब स्पेस फॉर्म कर रही है। ठीक है। और भी ज्यादा मजा आएगा ठीक है जब हम मैम। इनके डायमेंशंस के बारे में पढ़ेंगे, वो डायमेंशन फाइंड आउट करने में बड़ा मजा आता है मैट्रिक्स की। ठीक है। तो अपर ट्रायंगुलर और स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर भी आप सेम तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, इनकी डेफिनेशन मैं यहाँ लिख देती हूँ। ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर जे ग्रेटर देन आई या लेस देन आई, जे लेस देन आई। ठीक है। और स्ट्रिक्ट अपर में हाँ क्या होगा, मैम। ए आई जे इज इक्वल टू 0 हो जाएगा फॉर जे लेस देन इक्वल टू आई। एक सेकेंड, मैंने एक नोट में थोड़ी सी गलती कर दी, मैं उसको करेक्ट कर लूँ, नहीं तो मैं फिर भूल जाऊंगी। इक्वालिटी लगा दी। ठीक है, हो गया। अब देखो, ट्राई डायगनल मैट्रिक्स सुनी है क्या कभी? इसमें सुनी हो ट्राई डायगनल मैट्रिक्स? क्या मैम? ट्राई डायगनल मैट्रिक्स, तीन डायगनल। नो मैम, चलो अब सुन लो। ये तो पहली बार सुना मैम। ट्राई डायगनल मैट्रिक्स क्या होती है? जब कोई भी मैट्रिक्स हम देखते हैं, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये सारा काम किसके लिए चल रहा है? स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। डायगनल, ट्राई डायगनल, अपर लोअर, ये सारा उसके लिए चल रहा है अपना, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। ट्राई डायगनल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर प्रिंसिपल डायगनल हो। प्रिंसिपल डायगनल से ऊपर भी एक डायगनल होता है, आपने कभी ध्यान दिया हो तो, वो छोटा होता है, उसके अंदर एक एलिमेंट कम होता है इससे, और उससे नीचे भी एक डायगनल होती है। सुपर डायगोनल। हाँ, इसको क्या बोला जाता है? सुपर डायगनल। ये तो प्रिंसिपल डायगनल होता ही है, और इसको क्या बोला जाता है? सब डायगनल। सुना ही होगा ये सुपर और सब डायगनल। ठीक है। इसके अलावा जो भी एलिमेंट्स हो मैट्रिक्स के अंदर, इसके अलावा जो भी एंट्रीज हैं वो सारी जीरो हो। इन तीनों डायगनल पे कुछ भी आ सकता है, ये फ्री है, इन पे जीरो भी आ सकता है, नॉन जीरो भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, जैसे अभी हम अब तक पढ़ रहे थे। ठीक है। इससे ऊपर और नीचे वाली एंट्री जीरो होनी चाहिए। ये तीन डायगनल है इसके अंदर, इसलिए बोला गया ट्राई डायगनल। और डायगनल मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक डायगनल होता है, तो इसलिए उसको सिर्फ डायगनल मैट्रिक्स बोला गया। ठीक है, अब नाम से याद रहेगा, तीन डायगनल है इसलिए ऊपर नीचे वाले डायगनल भी इंक्लूड किए गए हैं। ये भी सब स्पेस फॉर्म कर देगी। सेम तरीके से इसको भी चेक करना है, ये हाँ भी मैम। सब स्पेस हाँ फॉर्म मैम ये भी करेगी। कर देगी। हम्म। सब डायगोनल मैट्रिक्स को लोअर मैट्रिक्स बोल सकते हैं मैम। लोअर मैट्रिक्स कैसे? सब डायगनल है, ये सब अब डायगनल मैट्रिक्स नहीं है, सिर्फ एक डायगनल है। मतलब यहाँ पे जो भी एंट्रीज पड़ी है, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल से दिखा देती हूँ। लोअर डायगोनल मैट्रिक्स बोले हैं। हम्म। लोअर डायगोनल मैट्रिक्स बोले। लोअर डायगनल नहीं, लोअर डायगनल तो डायगनल को बोला गया है। देखो, ये अगर ऐसी मैट्रिक्स पड़ी है, 1 2 3 4, 4x4 मैट्रिक्स है, ठीक है। अब देखो, अब इसमें से बनाओ, ये सारे एलिमेंट जीरो हो गए यहाँ पे। अब इसके अंदर डायगनल्स बनाती हूँ मैं, सारे डायगनल बना के दिखा देती हूँ आपको, 3 4 5 सारे दिखा देती हूँ। एक तो ये बन रहा है, इसको बोला जाएगा प्रिंसिपल डायगनल। एक ये बन रहा है, इसको क्या बोला जाएगा? सुपर डायगनल। और ये जो बन रहा है, इसको बोला जाएगा सब डायगनल। ठीक है। इसके अलावा जो बन रहे हैं वो भी डायगनल्स बन रहे हैं। ठीक है, पर वो किसी काम के नहीं है। ये जो कंप्लीट बनेगा, ये 0 0 0 वाला, ये कंप्लीट पोर्शन जीरो होना चाहिए, क्योंकि सुपर सब और प्रिंसिपल डायगनल के अलावा वाला पोर्शन है ये। ठीक है। नीचे जो ये बन रहा है, ये भी 0 0 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स क्या बन गई? सारी प्रॉपर्टीज फॉलो कर रही है, तो ये ट्राई डायगनल बन गई। ठीक है। डायगनल्स की बात हो रही है, डायगनल मैट्रिक्स
सब मैट्रिक्स की बात नहीं हो रही, सब मैट्रिक्स तो अभी हमने देखा ही नहीं है क्या होती है। ठीक है अजीज। जी मैम। अच्छा, आपको पता है दो मैट्रिसेस इक्वल कब होती हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है। अच्छा। मैम 2x2, मैम 2x2 वाला जो मैट्रिक्स है वो कभी डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा? हमेशा बनेगा। सुपर और सब उसमें होते ही 3 डायगोनल है ना। कैसे मैम? देखो 2x2 मैट्रिक्स होगी इस टाइप की, 2 3 4 9। ये जो डायगोनल बनेगा ये तो प्रिंसिपल वाला हो जाएगा, ये वाला जो बनेगा ये सुपर हो जाएगा, और ये जो बनेगा ये सब हो जाएगा। बाकी एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, रुको। ये 3x3 से ज्यादा के लिए तो नहीं होल्ड कर रहा रिजल्ट, तो ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स होगा। एक मिनट रुकना। लिखा तो सिर्फ इतना ही है, ऑर्डर पे कोई बात तो नहीं की है। फिर मैं दूसरी बुक से भी एक बार देख लूंगी, इस बुक में तो इतना ही लिखा है, तो उसके हिसाब से तो ये हमेशा ही ट्राई डायगोनल बन गई ना ये 2x2 मैट्रिक्स। ये बात समझ पा रहे हैं आप? हाँ मैम, हाँ, ये उसके हिसाब से तो बन रहा है। हमेशा ही बनेगा, मतलब डेफिनेशन के हिसाब से हमेशा ट्राई डायगोनल बनेगा 2x2 वाला केस। बाकी एक बार मैं चेक करूंगी नेट पे, इस बुक में तो यही लिखा है जहां से मैंने किया है कि मतलब n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए तो नहीं होल्ड करती ये कंडीशन जो भी होती है। एक बार मैं चेक कर लूंगी, मुझे याद भी दिला देना। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो फिर तो बन ही जाएगा। अगर ये वाला केस भी इंक्लूड कर सकते हैं हम 2x2 वाला, तो 2x2 मैट्रिक्स हमेशा ट्राई डायगोनल बन जाएगी। ठीक है। आपको पता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस इक्वल कब होती हैं आप वो कर सकते हैं। दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स लेके ऐड करते हैं। 2 1 3 4 1 2 1 2 ऐड करना है तो इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे और इसको इससे करेंगे। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंगली ऐड करते हैं। प्रॉपर्टीज क्या होती है मैट्रिसेस के पास, दो मैट्रिसेस को ऐड करेंगे तो कॉम्यूटेटिविटी होती है अंडर एडिशन। ठीक है, एसोसिएटिव होता है मैट्रिक्स एडिशन। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स हमेशा आपको मिल जाती है प्रोवाइडेड जीरो एलिमेंट होना चाहिए फील्ड का, मतलब जीरो एलिमेंट एग्जिस्ट करती है हर एक मैट्रिक्स के लिए, सच दैट a + 0 इज इक्वल्स टू 0 + a इज इक्वल्स टू a। बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। इसी तरह एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, मतलब ये सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करती है मैट्रिक्स में जो इसको वेक्टर स्पेस बनाने का काम करती है। इसीलिए ये जो है ना m×n मैट्रिसेस का सेट ओवर द फील्ड F, कोई भी पर्टिकुलर गिवन फील्ड है जिसके अंदर से इसकी एंट्रीज आ रही हैं, इस मैट्रिक्स की एंट्रीज इस फील्ड से आ रही हैं ओवर द फील्ड F, ये क्या फॉर्म करता है, वेक्टर स्पेस। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है कि नहीं, तो आप क्या बताएंगे। इस मैट्रिक्स की एंट्रीज C से आ रही हैं, ओवर R पूछ लिया जाए, क्या ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा? करेगा, कर जाएगा, क्योंकि जो मैट्रिक्स की एंट्रीज आ रही हैं वो एक बड़ी फील्ड से आ रही हैं, और जो फील्ड एक्चुअल ली है हमने, ये फील्ड है, ये एक छोटा फील्ड है। ठीक है, इसको आप चेक करेंगे तो ये भी वेक्टर स्पेस फॉर्म कर जाएगा। अगर उल्टा ले लिया जाता तो गड़बड़ हो जाती, यानी अगर ऐसे ले लिया जाता और मैट्रिक्स की एंट्रीज इस फील्ड से ले ली जाती C से, तो यहाँ पे वही वाली बात हो जाती कि फील्ड बड़ी नहीं ली जा सकती। ठीक है, तो ये वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं करता। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो वो एसोसिएटिव नहीं, एसोसिएटिव तो होती है, मतलब ये प्रॉपर्टी तो होल्ड करेगी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन वो क्या नहीं होती, कम्यूटेटिव नहीं होती। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होती। कम्यूटेटिव नहीं होती, ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मेन प्रॉपर्टी। अच्छा, अगर दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन 0 आ जाए, a × b = 0 आ जाए, तो यहाँ से क्या हमें ये
पता चल जाएगा कि a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0। नो मैम, ये ऑलवेज नहीं होल्ड मतलब करेगा। इन जनरल ये होल्ड नहीं करता है ये, तो यहाँ पे मैं ऐसे लगा देती हूँ। जीरो के लिए भी हम दिस पा सकते हैं। दो नॉन जीरो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन भी एक जीरो मैट्रिक्स हो सकती है, ठीक है। ऐसी कोई मैट्रिक्स ले लेना, देखना इनके मल्टीप्लाई करके जीरो मैट्रिक्स मिल जाएगी आपको, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है दो नॉन जीरो मैट्रिसेस हैं और दोनों की प्रोडक्ट एक जीरो मैट्रिक्स भी आराम से मिल सकती है आपको, ठीक है। इसका मतलब अगर ए बी इज इक्वल टू 0 आ रहा है तो बी ए इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स हो, ये भी जरूरी नहीं है, ठीक है। बी ए एक जीरो मैट्रिक्स हो जाए ये भी जरूरी नहीं है। इसका एग्जाम्पल फाइंड आउट करके लाना, वैसे तो यही एग्जाम्पल काम कर जाएगा जो मैंने दिया है आपको, ठीक है। दोनों ही केसेस में काम कर हाँ जाएगा। मैम। बी ए नीड नॉट बी जीरो, मतलब ऐसे लिख सकते हो, नीड नॉट इम्प्लाई बी ए इज अ जीरो मैट्रिक्स। बाकी सब कुछ नोट्स में लिखा ही है, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव तो होती है, ये बात तो है ना। ए इंटू बी प्लस सी, ये किसके बराबर होता है, ए बी प्लस ए सी। ये जो सारी प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही है मैट्रिक्स के लिए, ये सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करके फाइनली ये सारी प्रॉपर्टीज हैं किसकी, वेक्टर स्पेस की ना। तो इसी वजह से ये एम क्रॉस एन ओवर द फील्ड एफ एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है, क्योंकि ये वेक्टर स्पेस वाली प्रॉपर्टी है। अच्छा एक और बात, खैर ये तो नहीं है वेक्टर स्पेस वाली प्रॉपर्टी, इसकी जरूरत नहीं है वेक्टर स्पेस के अंदर, वहां तो एक स्केलर होता है। किसी मैट्रिक्स की, अब इसमें कोई एक दो बेसिक प्रॉपर्टीज रह गई हो तो छोड़ पढ़ लेना अपने आप। अब मैं एक दो चार और मैट्रिक्स के एग्जांपल कराती हूँ, अब मुझे वो बताना कि वो ये वाली टाइप्स वेक्टर स्पेस फॉर्म करेंगी कि नहीं। एक होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स और एक होता है कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, रोज और कॉलम्स को क्या कर दिया जाता है, रोज को कॉलम बना दिया जाता है और कॉलम्स को रोज में इंटरचेंज कर दिया जाता है, ठीक है। अगर एक मैट्रिक्स आपको कोई भी गिवन है 1 2 3 1 1 1 -1 0 0, तो इसका ट्रांसपोज क्या निकलेगा, कैसे डिनोट करते हैं। अगर ए मैट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज कैसे, ऊपर टी या डैश लगा के डिनोट किया जाता है, या तो ऐसे डिनोट कर लो या ए टी से डिनोट कर लो। तो इसका ट्रांसपोज क्या मैट्रिक्स बनेगी, यहाँ पे रो को हमें कॉलम में इंटरचेंज करना है तो 1 2 3, दूसरी रो को फिर से कॉलम में इंटरचेंज करते हैं 1 1 1 और तीसरी रो को फिर से कॉलम में इंटरचेंज करते हैं -1 0 0, ठीक है। तो ये तो हो गया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, हर एक एलिमेंट को उसके कंजुगेट से रिप्लेस कर दिया जाए। कंजुगेट ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है, a प्लस आइटा बी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कंजुगेट क्या होता है, a माइनस आइटा बी। ए माइनस आइटा बी। रियल्स का कंजुगेट रियल नंबर ही होता है, कोई भी रियल नंबर लो उसका कंजुगेट वही बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें ये जो इमेजिनरी पार्ट होता है ये जीरो होता है। मैट्रिक्स में अगर आप निकाल रहे हैं कोई भी मैट्रिक्स है 1 माइनस आइटा आइटा 2 0, इसका कंजुगेट अगर आपको करना है तो आप कैसे करेंगे, जो भी कॉम्प्लेक्स एंट्रीज है उनका कंजुगेट कर दो। रियल का तो सेम ही आ जाएगा, रियल की जगह तो वही एग्जैक्टली वही आ जाएगा। फर्स्ट एंट्री का कंजुगेट कर दो, यहाँ पे दूसरी एंट्री का कंजुगेट कर दो, तो ये वाली जो नई मैट्रिक्स फॉर्म होगी ये कंजुगेटेड मैट्रिक्स होगी, ठीक है। तो ये दो मेन बात थी ट्रांसपोज और कंजुगेट की, इनको अभी हम बाद में यूज करते हैं। कंजुगेट की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं वो आप लोग पढ़ सकते हैं। देखो ट्रांसपोज और कंजुगेट की मेन प्रॉपर्टीज तो यही है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर आता है, और किसी स्केलर इनटू ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किसके बराबर आता है,
के इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, कोई भी स्केलर से अगर आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, और इसका थीटा से रिप्रेजेंट किया हुआ है इन्होंने। ठीक है, ए प्लस बी का होल कंजुगेट अगर आप निकालना चाहते हैं, उसको ऊपर बार से डिनोट करते हैं, वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ए कंजुगेट प्लस बी कंजुगेट। ठीक है, और दो चार प्रॉपर्टीज हैं वो आप पढ़ लेना। अब मेन बात आती है, एक मैट्रिक्स होती है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, सुनी है? हाँ। ऐसी मैट्रिक्स जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, जिसका स्क्वायर वापस वही आ जाए। ठीक है, ये मैट्रिक्स होती है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। मुझे ये बताओ सोच के, मैं एक बार पानी लेके आऊं, पानी खत्म हो गया, कि ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगी कि नहीं, या सब स्पेस फॉर्म करेगी कि नहीं? कौन सा मैम? आइडेम्पोटेंट एलिमेंट भी होता है ना मैम एक। कुछ आया समझ में? मोइना मैम इस ए और बी अगर दो मैम सुना ही नहीं दी आइडेम्पोटेंट कि आपने। मैट्रिक्स है तो मैम अच्छा। इसका ए और बी इसका इक्वल बी क्या हुआ? होगा। एक मिनट एक मिनट, लेकिन क्या हुआ निर्माल्य? हेलो, चलो बोलो, मैंने क्या बोल रहे हो आप? मैम ये आइडेम्पोटेंट वाला जो मैट्रिक्स का सेट है, ये मुझे लगता है कि सबस्पेस नहीं बनेगा। नहीं मैम, आपने जो क्वेश्चन किया था वो क्लियर नहीं हुआ था पहली बार। हेलो मैम। अच्छा, आपस में पूछ, हाँ हाँ सुन लिया मैंने, आपस में पूछ लिया करो ना, क्लियर ना हुआ हो तो। मैं चली गई थी ना पानी लेने। मैं कह रही हूँ ये सब स्पेस फॉर्म करेगा क्या, सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस का, आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस का सेट। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, जिनका स्क्वायर करें और वापस वही आ जाए। नहीं करेगा मैम। नहीं करेगा? कोई एग्जाम्पल बनाने की कोशिश करो फिर, कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो देखो, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, हाँ एक मिनट, अगर ए मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट है तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए होगा, तो 2a स्क्वायर क्या हो जाएगा? फोर इंटू ए स्क्वायर मतलब 4a। 2a इंटू 2a हो जाएगा ना, ये 4a स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4a आ जाएगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो होल्ड कर ही रहा है। मैम मेरी बात आप मतलब पहुंच नहीं रहे आपसे, आपके पास। हाँ हाँ बोलो, पहुंच रही है। वो बहुत देर हो रही है, समझ गया मैम। बहुत देर हो रही है? मतलब मेरा आपसे पहुंचने हाँ में हाँ बहुत देर हाँ, हो रहा है, आपका ठीक है मैम। अच्छा, हो सकता है आपकी तरफ से नेटवर्क इशू हो। स्केलर मल्टीप्लिकेशन 2a के बराबर आना चाहिए, हाँ ये नहीं आया ना, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ही होल्ड नहीं किया। एक सेकंड, ये देखो, ये मैट्रिक्स देखो, मैं बता रही हूँ। आप जानते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं 1001, ये क्या है, आइडेम्पोटेंट है। जब भी आपको एग्जांपल लेने हो 2x2 में लो, इससे छोटे एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं, मतलब इससे हायर ऑर्डर के एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं, जब तक 2x2 में काम चल रहा है। तो यहाँ पे हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स ली। 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी, स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगी, जिसकी डायगोनल पे 2 2 2 2 पड़ा होगा, 2 2। ठीक है, ये इसका स्क्वायर क्या आना चाहिए, इसका जब आप स्क्वायर करोगे 2i इंटू 2i, ये 2i के बराबर आना चाहिए।
2200, 2200, ठीक है। लेकिन ये स्क्वायर करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 4004, विच इज नॉट इक्वल टू 2i, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज दैट 2i इज नॉट आइडेम्पोटेंट। तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन नहीं होल्ड किया। एडिशन में भी कोई फाइंड आउट कर लेना, एग्जाम्पल इजीली मिल जाएगा। अब मैट्रिसेस आ गया है सिलेबस में, लीनियर अलजेब्रा कर रहे हो तो मैट्रिसेस में काउंटर एग्जाम्पल निकालना सीखो, बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। 50% क्वेश्चंस आपके मैट्रिसेस के काउंटर एग्जाम्पल से ही हो जाएंगे एग्जाम में। मेरी आवाज आ रही है? क्या बात हो रही? हाँ मैम आ रही है। अच्छा ठीक है, तो हमें काउंटर मिल गया, इसका मतलब आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस का सेट तो नहीं फॉर्म कर रहा, क्या नहीं फॉर्म कर रहा हाँ है? मैम, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है ना, क्लियर है आइडेम्पोटेंट वाला? हाँ मैम, क्लियर है। हाँ मैम एकदम ठीक ठीक ठीक। निलपोटेंट मैट्रिक्स, वो कैसी मैट्रिक्स होती है? एक ऐसी मैट्रिक्स होती है निलपोटेंट मैट्रिक्स जिसके कुछ ना कुछ पावर करें, मतलब जिसको कुछ ना कुछ टाइम्स मल्टीप्लाई करें, ए स्क्वायर निकालें, ए क्यूब निकालें, इनमें से कोई ना कोई जीरो आ जाए, ठीक है। तो मतलब कोई ना कोई ऐसा के एग्जिस्ट कर जाए, देयर एग्जिस्ट के बिलोंग्स टू, पॉजिटिव इंटीजर है तो जेड प्लस लिख रही हूं, सच दैट ए की पावर के इज इक्वल टू 0। अब ये के क्या होगा, ये ऑर्डर पे भी डिपेंड करता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा उस पर भी डिपेंड करता है। ये जितनी लीस्ट वैल्यू के लिए आ जाए उसको बोला जाता है इंडेक्स ऑफ के। मान लो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ रहा है, आपने ए देखा नॉन जीरो मैट्रिक्स थी, ए स्क्वायर किया तो 0 आ गया। आप जानते हैं ए क्यूब क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए, ये भी 0 आ जाएगा क्योंकि ए स्क्वायर एक जीरो मैट्रिक्स थी। ए स्क्वायर 0 था, अगर ये कोई भी नॉन जीरो मैट्रिक्स थी, उसका स्क्वायर करने पे 0 आ गया, तो उसका क्यूब करने पे भी 0 आएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उसका क्यूब क्या होता है, ए स्क्वायर इंटू ए, ठीक है, वो भी एक जीरो मैट्रिक्स आ जाएगी। लेकिन लीस्ट वैल्यू, मैम उसका हर एक पावर जीरो आएगा। हर एक पावर 0 आएगा, उसके बाद जितने भी पावर्स होंगे सब 0 आएंगे, ठीक है। लेकिन वो लीस्ट वैल्यू ऑफ के जो आई हमारे पास, वो यहाँ पे क्या आई, यहाँ पे 2 आई। तो इस टू। लीस्ट वैल्यू ऑफ के को क्या बोला जाता है, इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ दैट निलपोटेंट मैट्रिक्स, निलपोटेंसी इंडेक्स भी बोला जाता है इसको। ऐसी कम से कम पावर करने पे अगर ये 0 बन जाए तो इसको क्या बोला जाता है, निलपोटेंसी इंडेक्स। तो 2 यहाँ पे निलपोटेंसी इंडेक्स बनेगा, 2 के बाद जितनी भी पावर्स करेंगे आएगा तो वो 0 ही। और ये निलपोटेंसी इंडेक्स जो होता है, जो के होता है, वो हमेशा लेस देन इक्वल टू एन होता है, वेयर एन इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। ये सब बातें हम वहां भी देखेंगे, लेकिन अभी बेसिक डेफिनेशन समझ लो, उसमें भी देखेंगे क्या नाम है, मैट्रिसेस जब करेंगे उसमें भी देखेंगे। तो आप क्या मुझे बता सकते हैं कि ये मैट्रिक्स, एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ निलपोटेंट मैट्रिक्स का, 0 1 0 0, चाहे आप 3x3 में लेना चाहो इस टाइप का ले लो, ये दोनों ही निलपोटेंट मैट्रिक्स हैं। ए का स्क्वायर 0 करेंगे, अगर ए का स्क्वायर निकालेंगे तो 0 आएगा। यहाँ पे बी का स्क्वायर भी 0 आएगा, तो दोनों के लिए निलपोटेंसी इंडेक्स 2 है, ठीक है। तो ये हो गई निलपोटेंट मैट्रिसेस की एग्जांपल। अब ये बताओ क्या ये वेक्टर स्पेस, वेक्टर सबस्पेस फॉर्म करेंगे? सम ऑफ टू निलपोटेंट मैट्रिसेस, आई थिंक स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो साफ साफ ही दिख रहा है होल्ड करेगा।
हम एडिशन कैसे होल्ड कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। एडिशन होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा। हाँ मैम। देखो, ये निलपोटेंट मैट्रिसेस का जो सेट है ये फॉर्म नहीं करेगा वेक्टर स्पेस, वेक्टर सबस्पेस क्यों नहीं करेगा। एक मैट्रिक्स ली हमने 0 1 0 0, दूसरी मैट्रिक्स लेना A1 ले ली, ये वाली A2 ले लो, 0 1 0 0, ये दोनों ही निलपोटेंट मैट्रिक्स हैं, लेकिन जब आप इनका सम करोगे तो इनका सम क्या निकल के आएगा, चेक करना है, दोनों निलपोटेंट है। A1 प्लस A2 क्या बन जाएगा, एक हाँ आइडेंटिटी मैम। मैट्रिक्स बन जाएगी। अब वो तो निलपोटेंट होती नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से काउंटर हमेशा तैयार रहनी चाहिए हमारे। हिमालय का लेफ्ट हो गया क्या। अगर नो मैम है। अच्छा ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई है, तो ऐसी मैट्रिसेस को क्या बोला जाता है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। साफ साफ दिख रहा है, क्या जीरो मैट्रिक्स इनवॉल्यूटरी होगी। हाँ मैम होगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मैम 2 वाला नहीं होगा। हेलो मैम। एक मिनट वो गायब हो गया था। हाँ बोलो। मैम 2 वाला नहीं होगा। टू वाला नहीं होगा, टू वाला नहीं होगा, जीरो मैट्रिक्स होगी। नहीं होगी मैम, जीरो में नाल मैट्रिक्स। हाँ, जीरो मैट्रिक्स कैसे इनवॉल्यूटरी हो जाएगी, जीरो का स्क्वायर करोगे तो जीरो आएगी ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आनी चाहिए। तो ये इनवॉल्यूटरी नहीं होगी, ये वाली हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी, ये वाली भी नहीं होगी। ठीक है, अब बताओ दिख रहा है, देखते तो ही दिख नहीं रहा है। दिख नहीं रहा है, अब दिखना चाहिए सबको। नहीं। हमें तो दिखा है। हाँ मैम, दिख तो रहा है मैम। एक बार रीजॉइन कर लो अजीज, लीव करके दोबारा ज्वाइन करो। ओके। ठीक है, अब बताओ देखते ही बताओ एक नजर में सब स्पेस फॉर्म करेगा कि नहीं। कुछ चेक नहीं करना है, सामने लिखा है आंसर, सब स्पेस है कि नहीं है। हाँ मैम। नो मैम, सबसे नहीं फॉर्म करेगा। नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा। क्योंकि मैम जीरो एलिमेंट जो है वो हम्म, तो सेट में नहीं है। जीरो मतलब एलिमेंट ही नहीं है। आइडेंटिटी गायब है तो हाँ यही मैं आपको ये तो दिखाना वेक्टर स्पेस चाहती नहीं थी, फॉर्म करेगा। दिखते ही दिख रहा है कि भाई इसमें जीरो वेक्टर ही नहीं है, तो काम ही नहीं चल सकता बिना जीरो वेक्टर के तो। ठीक है, अब हमारी बची सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक देख लेते हैं एक बार। अच्छा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उसके बराबर आ जाए, जिसका ट्रांसपोज लें और वापस वही मैट्रिक्स बन जाए। कैसी दिखती है मैट्रिक्स शक्ल में, यहाँ पे जो देखो डायगनल को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, जब आप ट्रांसपोज लेते हो डायगनल तो डायगनल ही रहता है, मतलब जब इसका ट्रांसपोज करोगे तो डायगनल एलिमेंट वहीं के वहीं फिक्स रहेंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे जो एलिमेंट है ए वो यहाँ पे चला जाएगा बी की जगह, और बी की जगह बी वाला ए की जगह चला जाएगा। अब हम चाहते हैं ए ट्रांसपोज ए के बराबर आ जाए, तो ए और बी को बराबर होना चाहिए, तभी हो सकता है ये। ए और ए दोनों एक दूसरे की पोजीशन लेंगे तो ए और ए ऐसे ही बने रहेंगे। अगर यहाँ बी और सी है ये, मैम आप लिख रहे हैं? हम्म, आप लिख रहे हैं मैम? क्या वो नहीं आ रहा, लिख तो रही नहीं हूँ। मैम, वो तो नहीं। अच्छा, ऐसी भी प्रॉब्लम आ रही है।
किसी का बार बार लीव हो जा रहा है, क्या हो रहा है? आपकी तरफ से भी प्रॉब्लम है, मेरी तरफ से भी प्रॉब्लम है लग रहा है। चलो फिर कल ही हाँ मैम। देखते हैं, परसों देखते हैं सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक का। स्लो बहुत मैम ज्यादा है नोट नेट। में है? हम्म। हाँ नोट्स में है, नोट में है? लेकिन तो मैम नोट्स, कर लूंगा, तो करा हुआ है एक बार। हाँ वो सब तो आपने टीसी। करा ही हुआ। तो फिर आपका होमवर्क ये है, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हार्मेशन, स्क्यू हार्मेशन, ऑर्थोगोनल और यूनिटरी, ये 6 टाइप रह गई हैं। इनमें से कौन कौन सी वेक्टर स्पेस फॉर्म करेंगी? ओवर आर अभी चेक करना है, ओवर सी और वो सब बाकी बाद में देखेंगे। फील्ड अभी आपको आर ही लेके चलनी, जितने एग्जाम्पल मैंने कराए हैं सिर्फ आर के कराए हैं, तो आप फील्ड को आर ही लेके चलना, उतने में ठीक